तो करें। एक सवाल है कि पहली अटैम्प्ट किसकी है टैक्स की आप में से? 1 2 3 बस 4। पहली अटैम्प्ट मतलब पहली दफ़ा पढ़ रहे हो, ये नहीं कि पहले पढ़ के पेपर नहीं दिया। 1 2 3 4 5। कुछ ऐसे हैं जिनके मल्टीपल अटैम्प्ट्स हैं। कितनी लग गई हैं जिनकी लग गई हैं टैक्स में अटैम्प्ट? देखिए सच ही बोलना चाहिए, फ़ायदा कुछ नहीं होता झूठ बोलने का। लग गई तो लग गई हैं। 3 2 1 1। देखें टैक्स के बारे में एक मशहूर कहावत है अरबी की कि यहाँ तो ये पहली अटैम्प्ट में पास होता है या तीसरी में होता है, दूसरी में तो नहीं होता। ये तो फैक्ट है बहुत बड़ा। कितनी अटैम्प्ट हो गई हैं? अब सेकंड। इसकी रीज़न बताता हूँ क्यों। आप जो लास्ट टाइम सिलेबस पढ़ के आए हो ना, वो चेंज हो गया होगा। अभी जब हम पढ़ने बैठेंगे, स्टार्ट करेंगे चीज़ों का, आपको काफ़ी चलेगा पता कि लास्ट टाइम तो ये रूल ऐसे था, अब इसमें से चेंज आ गया है। तो जब न्यू रूल्स आते हैं और जब बच्चे उनको नहीं देख पाते ना, तो डैट्स इज़ द रीज़न कि टैक्स का सिलेबस जो पेपर है फेल होता है। बिकॉज कैफ में जो सबसे ज़्यादा फेल होता है सब्जेक्ट वो टैक्स का। क्यों? बिकॉज सबसे ज़्यादा अपडेट इसके बारे में आती है। स्प्रिंग 2022 के बाद जो सिलेबस आया FAR 1 का वही है, चेंज नहीं हुआ। FAR 2 है वो चेंज नहीं हुआ, CM में है वो चेंज नहीं हुआ, MFA चेंज नहीं हुआ, ऑडिट चेंज नहीं हुआ, बिजनेस लॉ चेंज नहीं हुआ, कंपनी लॉ तकरीबन वही चल रहा है। स्लाइटली अपडेट्स आती हैं, वो भी एक आधी लाइन चेंज कर देते हैं। ये हर साल चेंज होता है, साल के दौरान चेंज हो जाता है। तो जितना फ्रिक्वेंटली चेंज पेपर ये है, तो ये रीज़न है सबसे बड़ी कि इस पेपर में बच्चे जो है वो चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर ही नहीं पाते, चेंजेस क्या हैं या क्या नहीं है। जैसे रिमेंबर हर स्प्रिंग अटैम्प्ट जो होती है वो न्यू फाइनेंस एक्ट के मुताबिक होती है। जब आपने न्यू फाइनेंस एक्ट अभी पढ़ा है, चेंज आया है, तो आपको उसी के मुताबिक सारा पेपर करना पड़ता है। जब आप इसको नहीं इनकॉर्पोरेट करते, आपका पेपर जो है फेल हो जाता है। तो आज सिर्फ मैं आपको टका के डीमोटिवेट करने वाला हूँ, टका के जो हो सकते हैं कि आप लोगों की आंखों में आंसू आए कि यार हम दुनिया में करने क्या हैं। फिर मैं कल मोटिवेट भी कर दूंगा। आई एम मोटिवेशनल स्पीकर एज ऑफ माई मूड। कितने पेपर दे रहे हैं? 2 अब देने हैं इस अटैम्प्ट में। क्यों? इतनी बड़ी अटैम्प्ट है और 2 पेपर जस्ट। वो 4 में वो नहीं है, वो रिस्ट्रिक्शन वाला सीन है। आई क्या टाइम साल जाकर आएगा पूरा, देने हैं। क्यों? दिल कर रहा है, पास नहीं होते। कितने पेपर देने हैं? ये पास हो जाएंगे। 3 कितने पेपर देने हैं? कौन कौन से? कितने पेपर देने हैं? क्यों? अभी तेरा पेपर फेल हुआ, फिर क्या 4 देंगे? 10 से बच गया होके। फ्यूचर मैंने देख लिया था ना पहले कि फ्यूचर में बताऊंगा पेपर भी फेल हुआ, फिर 4 पेपर दे रहे हो। 3 पूरा ग्रुप है। अच्छा, कितने पेपर? 4 पेपर। चलें, पेपर तो सिलेक्ट कर लिए होने, आपसे एक भी नहीं है वैसे। एनीवेज, लेकिन नहीं, मैंने अभी जितना डीमोटिवेट करना है मैं करूँगा, बाद में आपको बताता हूँ। 4 पेपर भी पास हो जाते हैं, कुछ नहीं होता, किए हुए मैं खुद। ये आपके सामने ना 2 पेपर है ग्रुप A के, जो सबसे बेहतरीन पेपर आई कैप के हिस्ट्री में साबित हो गए। अनफॉर्चुनेटली दोनों मैं पढ़ाता हूँ। या तो मेरे नसीब की कलंक आपके ऊपर लग गई है, या आप लोग हैं ही ऐसे कि सबसे गंदा रिजल्ट FAR 1 का आता है अल्हम्दुलिल्लाह से 28%, कभी इम्प्रूव नहीं होना। उसके बाद सेकंड जो वर्स्ट आ रहा है नीचे से, वो टैक्स का आ रहा है। मतलब इससे बेहतर रिजल्ट टैक्स से तो CMA का है, B लॉ का बेहतर है, R2 का 44% रिजल्ट है, टैक्स का 32% रिजल्ट पे बैठा हुआ है। वो तो आप बहुत पुराने हैं यार, आप तो मेरे ज़माने के हैं। टैक्स का रिजल्ट जब स्कीम आपकी पुरानी होती है तब ये 56 तक गया हुआ है, लेकिन जब कि नई स्कीम आई है 2022 की, उसके बाद ये डाउनग्रेड ही चल रहा है। अभी रिसेंट जो इसका आया है 32% है, मज़ीद डाउन हो गया है। अगली दफ़ा मज़ीद गिरेगा इंशाल्लाह से। तो अल्टीमेटली इसने क्रॉस करने R1 को। R1 और ये ना लड़ेंगे आपस में, नंबर 1 ये या नंबर 1 ये होगा। इसके अलावा हर सब्जेक्ट पे देखेंगे अच्छा रिजल्ट आ रहा है। कंपनी लॉ, ऑडिट जैसे सब्जेक्ट का रिजल्ट ना टैक्स से अच्छा चल रहा होता है, जो एक मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है। तो इनकी रीज़न्स क्या है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं।
और बिलीव मी टेक्स्ट का पेपर कैफ में पास करना सबसे आसान है। मैं आपको साबित कर सकता हूँ 50 नंबर सिर्फ 3 क्वेश्चन से आते हैं। जस्ट 3 क्वेश्चंस आपके पेपर में 50 नंबर जो हैं वो लेके आते हैं। मैं 1 मिनट आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो मंगवाता हूँ। अभी आप लोग से मैंने पूछा कि पेपर में कितने पेयर हो रहे हैं, किसी ने 3 कहा, 2-3 लोगों ने 4 कहा। क्वेश्चन ये है क्या ये डूएबल है या नहीं है, इसके ऊपर ज़रा हम बात करें। तो मैं आपसे पिछली 3 अटैम्प्टों के ना आई कैप के रिज़ल्ट जो है वो शो करता हूँ, जस्ट टू शो यू कि अगर आपने 3 पेपर पिक किए हैं वो भी डूएबल है, अगर आपने 4 पिक किए हैं वो भी डूएबल है, और अगर 3 पिक किए हैं वो भी डूएबल है। अगर हम बात करें कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की, ऑटम 23 में 1761 बच्चों ने पेपर जो है कैफ क्वालिफाई किया, स्प्रिंग 24 में 1734 और ऑटम 24 में 1878। ऑटम 24 का क्वेश्चन पेपर PDF कॉपी करवा के लिए आना, जल्दी से जल्दी लेके आना, सबके लिए, मेरे लिए भी, मेरे लिए रहने देना। फिर हम आते हैं 4 पेपर्स। अभी चूँकि आप में से 4 पेपर सेलेक्ट किए होंगे और डाउट में हैं कि 4 पेपर डूएबल हैं या नहीं है। देखिए ऑटम 23 में 117 बच्चों ने 4 पेपर पास किए। आप कह सकते हैं पागल थे, पता नहीं कहाँ से उठ के आगे। 117 थोड़ी तादाद है, शायद अगली दफ़ा ना होते, लेकिन स्प्रिंग 24 में वो तादाद कम होने की बजाय बढ़ गई। 154 बच्चे, अच्छी तादाद है। शायद फिर पागल हो गए हो, ज़्यादा पढ़ने वाले जहादी आ गए हो, लेकिन स्टिल वो कम होने की बजाय तीसरी अटैम्प्ट है वो 218 पे हो गई है। तकरीबन आप कह सकते हैं 64 स्टूडेंट्स जो है नए आए हैं ऐसे जिन्होंने 4 पेपर पास किए हैं। तो 4 पेपर पास करने वालों की रेशो कम नहीं हो रही, क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और ये 4 पेपर पास करने वाले वो बच्चे हैं जिन्होंने दिए ही 4 हैं और 4 निकाले हैं, ये वो नहीं 5 दे के 4। इसका मतलब अगर ये 218 बच्चे 4 पेपर पास कर सकते हैं तो इन 218 में आप भी शामिल हो सकते हैं, आपके भी 4 पेपर जो हैं पास हो सकते हैं। फिर 3, अब 3 पेपर देखें, ऑटम 23 में 1:77 रेशो थी, ठीक है, 1200 बच्चों ने तकरीबन पास किए। स्प्रिंग 24 में 1631 बच्चे और अब तकरीबन 1700 बच्चों ने 3 पेपर पास किए हैं। इट मीन्स कि 3 पेपर पास करने वाले बच्चों की तादाद थोड़ी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा तादाद है, और इसमें भी इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें भी कोई कमी वगैरह नहीं आ रही। तो 3 पेपर डूएबल हैं। अब 3 पेपर किन के पास हुए होंगे, जिन्होंने 3 दिए, 3 दे के 3 पास किए, और कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 4 पेपर दिए, 3 पास हुए उनके। लेकिन 3 पेपर आप देखें, इनका पेपर पास हो रहा है और ये डूएबल अप्रोच है। ये वो कोई दीवाने या ख्वाब नहीं है, या आप ये नहीं कह सकते कि जी ये बहुत ही लाइक बच्चे हैं। चलें, आप कह सकते हैं 154 स्टूडेंट बहुत लाइक बच्चे होंगे, पूरे पाकिस्तान में क्रीम बैठी होगी, पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले होंगे, बट 1700 बच्चे नहीं पढ़ता भाई। इतना पढ़ने वाला बच्चा हो तो हमारे मुल्क में ये हुक्मरान थोड़ी होंगे जो बैठे हुए हैं आजकल। तो ये सिर्फ कौन है, डेली के काम डेली करने वाले। इट मीन्स कि अगर ये पेपर पास कर सकते हैं तो इसमें 3 पेपर पास करना आप लोगों के लिए भी क्या है, बहुत इजी और पॉसिबल वे है, ख़ास तौर पर इस ऑटम की अटैम्प्ट में, जिसमें स्प्रिंग की अटैम्प्ट में, जिसमें पढ़ने का टाइम बहुत ज़्यादा आपके पास, कोई छुट्टियाँ नहीं है, कोई गर्मियों वाला सेशन नहीं है कि आपको जी AC चाहिए या आपको कोई लग्जरीज चाहिए। स्ट्रेट सिंपल सेशन है जिसमें लाइट लगी हो, और शॉर्ट डेज लॉन्ग नाइट्स हैं जिसमें आप 3 पेपर इजीली क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगर आप 2 पेपर्स के बारे में आते हैं, ऑटम 23 में 2800 बच्चे का तकरीबन 2881 बच्चे का पास हुआ, स्प्रिंग 24 में 2962 बच्चों का, और अब 2843 का। ये तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही रेंज में सर्वाइव कर रहे हैं। अभी 2 वाले कौन होंगे, 3 दे के 2 निकालने वाले, मेजोरिटी यही होती है। 2 बहुत कम देते हैं, वो देते हैं जिनके पास ऑप्शन 2 देने के, अदरवाइज 3 पेपर हर बंदा पकड़ रहा होता है। और एक देख लें, ये 5633, फिर 5074, अब फिर 5429 के एटलीस्ट इतने बच्चों का एक पेपर भी पास हुआ है। अगर किसी का एक पेपर पास नहीं होता ना तो वो इनमें से भी क्या गुजरा है। 5429 कम तादाद नहीं है।
अगर जिसका एक भी पेपर पास नहीं होना इस अटैम्प्ट में, उससे भी क्या गुजरा है, उसको फिर अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि वो सीए में करने क्या आया है, वाई ही और शी इज़ वेस्टिंग देयर लाइफ, क्या मकसद है उनका, क्या अचीव करने चाहिए। लेकिन एज ऑफ नाउ ये स्टैट्स आपके लिए शो करना बहुत इंपॉर्टेंट थे कि आपकी पेपर सिलेक्शन अगर 2 की है, 3 की है या 4 की है, इट इज़ नॉट अ रॉन्ग डिसीजन एंड इट इज़ अ टोटली प्रैक्टिकल डिसीजन। आप पेपर जो है अपना पास कर सकते हैं। प्रैक्टिकलिटी कहाँ से शो हो रही है, आई कैप की स्टैट से। अगर होते ना 3 पेपर पास करने वाले 600 बच्चे, मैं कहता बड़ा मुश्किल है यार 3 पेपर पास नहीं होने, बट 1697 बच्चे हैं, 1700 बच्चे का 3 पेपर पास हो रहा है। इट मीन्स कि ऑन एवरेज 3 पेपर इज़ अ डूएबल अप्रोच जिसमें आप अपना कैफ जो है लेके चल सकते हैं। अभी इस टाइम में हमारे मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1.5 साल में कैफ की है। जैसे एक फीमेल स्टूडेंट है, शायद अगर उसके पास टाइम मिले मैं बुलाऊंगा, अभी आपको बताएगी। उसने पीआरसी प्लस कैफ, तकरीबन 18 माह का उसका कैफ है और 4 माह का उसका पीआरसी है। सिंगल अटैम्प्ट क्वालिफाइड। अप्रोच क्या थी, 3 पेपर पहली अटैम्प्ट, 3 पेपर दूसरी अटैम्प्ट, 2 पेपर लास्ट अटैम्प्ट, क्वालिफाई। कोई अटैम्प्ट नहीं निकली, कोई एडवेंचर नहीं हुआ। तो इसका मतलब 3 पेपर फिर हमारे ही कॉलेज के बच्चे हैं जिसने 1 साल में पेपर पास किए हैं। एक पहली अटैम्प्ट ग्रुप ए, अगली अटैम्प्ट ग्रुप बी, क्वालिफाई, 1 साल में क्वालिफाई। 4 माह में उसका पीआरसी है, तो यू कैन से डैट 16 मंथ्स लगे हैं उसको उसका पूरा सी एंटर होने में। तो ये जहादी तो नहीं है ये। आप उनको देखें तो वो आपकी तरह यहाँ फिर रहे होंगे। इवन अगर आप उनको देखेंगे तो वो अपना टाइम ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू यू। तो अभी आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिसेंटली फेल होके आए हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी ये पहली अटैम्प्ट होगी कैफ की, जो फर्स्ट टाइम अपना फिज़िकल पेपर देने जा रहे हैं। दोनों के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक चीज़ के ऊपर यकीन लाना पड़ेगा कि CA रिक्वायर ओनली वन थिंग, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। भाई इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। अभी जिन्होंने पेपर दिए हैं, अभी जिनका रिज़ल्ट आया है, आप लोगों को अभी अगस्त का महीना याद होगा। अगस्त के महीने में कितने कितने घंटे पढ़ते थे आप लोग, कितने घंटे पढ़ते थे ऑन एवरेज? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, इतना तो पढ़ते ही होंगे। और पढ़ के पागल हो जाते थे। तो किसको धोखा दिया आपने? आपने धोखा दिया। साइंटिफिक रिसर्च और स्टडी के मुताबिक आपके दिमाग को मैक्सिमम 1 वीक में 6 से 7 घंटे चाहिए, 1 वीक में, जिसमें वो कोई चीज़ पढ़ के एब्जॉर्ब कर सकता है, समझ सकता है। 1 हफ्ते में, और आप 1 दिन में इतना पढ़ें, दिमाग में क्या घुसा होगा? कुछ नहीं घुसा। क्या नहीं मैं कर लूँगा। आप साइंटिस्ट से तो ऊपर नहीं है। वो एक प्रॉपर जो रिसर्च इतने 100 सालों में हुई है, आप उसको कैसे जुटला सकते हैं? तो ये एक है कि 12-12 घंटे पढ़ के, 5-5 घंटे पढ़ के एक सब्जेक्ट को, या पता नहीं भूखा प्यासा रह के क्या होता है? कुछ नहीं होता लिटरली। आपको सिर्फ अपनी थोड़ी सी ना पढ़ने की रूटीन जो है वो बेहतर करनी पड़ेगी। आपको अपना वे ऑफ स्टडी चेंज कर ले, आपका कैफ जो है 3 अटैम्प्टों में ईजिली क्वालिफाई हो जाता है। पेपर फेल हो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पढ़ना रोज़ के, रोज़ का पढ़ना अगर आप शुरू कर लेते हो ना, आपका पेपर कभी भी फेल नहीं हो सकता। और रोज़ का पढ़ना भी ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है जी, 12-12 घंटे ना, 12 घंटे पढ़ा जा नहीं सकता। 1 घंटे के बाद दिमाग ख़राब हो जाता है। आप खुद पढ़ते हैं बैठ के, आपने अक्सर देखा होगा, आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पहला घंटा बड़ा मज़ा आता है आप लोगों का। पहले 1 घंटे 45 मिनट में जो पढ़ते हैं याद रहता है आपको, कभी भी नहीं भूलता। लेकिन जैसे ही 1-1.5 घंटा होता है, उसके बाद जो पढ़ा सारा आपको भूला होता है। सुबह उठते हैं वो चीज़ भूली होती है, लेकिन जो सबसे पहले पढ़ी होती है वो आपको याद रहती है। ऐसा है कि नहीं? आप सब कोई बच्चा कहते ऐसा नहीं, तो मैं कहूँगा झूठ बोल रहे। 1 घंटे के बाद आपके सर में दर्द शुरू हो जाती है, बॉडी ये चीज़ शुरू हो गई है, कभी इधर दर्द है, सर में दर्द है, फोकस नहीं हो रहा, कभी नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, कभी कुछ करें, डिफोकस हो गए। क्योंकि आपके ब्रेन की एक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, उसने उतना ही एब्जॉर्ब करना, उसके बाद उसकी बस हो गई है। आपकी मशीन गर्म हो चुकी हुई है, अब उस मशीन को रेस्ट चाहिए, उसको एब्जॉर्ब करना है। तो आपको इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप सिर्फ बैठे हुए बुक खोल के बुक देखी जा रहे हैं, लिखी जा रहे हैं, आपका बस हाथ चल रहा है और दिमाग बस कह रहा है हाँ यार ठीक हो, लिखो लिखो लिखो, डेट्स इट। आपको याद कुछ नहीं हो रहा होता, ये सबसे बड़ा फैक्ट है।
आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, तो अभी आप सिर्फ जाएं, आप लोग जो भी पेपर देखें आए हैं अपना अगस्त का महीना देख लें। आप लोगों ने मेरे ख्याल से कम तो एफर्ट नहीं की होगी। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो अगस्त में खेलता रहे, चिल करता रहे और पेपर दे के आया। एटलीस्ट सब पढ़ के गए होंगे। नंबर आपके सामने क्या आए हैं जी, 48 आए हैं, 47 आए हैं। बकवास कर रहे हो, 3 नंबर से फेल नहीं हुए। आपने 100 में से 52 मार्क्स लूज़ किए हैं, आपके 100 में से 53 मार्क्स लूज़ हुए हैं। वो भी तसल्लियाँ देते ना, बस 48 आए, 2 नंबर से रह गए हो। भाई तेरे 52 नंबर नहीं है पेपर में, क्या हो गया अल्लाह के बंदे? तेरे पास पेपर में 50 नंबर से लेने के लिए तूने 50 वो भी उड़ाए हैं, और जो तेरे 50 आने चाहिए तूने उसमें से उड़ा दिए मार्क्स। तुझे 52 मार्क्स का पेपर नहीं आता था। नहीं मैंने पढ़ा बहुत था, मैंने 12-12 घंटे पढ़ा था। जो मुझे कहते ना मैंने 12 घंटे पढ़ा था, झूठ बोलते हैं। उसने पढ़ाई कुछ नहीं, उसने बस अपने दिमाग को अजियत दी है। तो आप अगर वाकई ही सीरियसली सीए करना चाहते हैं, एक होता है सीरियसली, फिर आपको देखना पड़ेगा कि हमने पढ़ना कैसे है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आप में से और हम में से मेजॉरिटी बच्चे जो हैं ये प्रोफेशन को चूज़ करते हैं एज अ मजबूरी, नॉट एज अ चॉइस। ये एज अ ऑप्शन होता है हमारे पास। कहीं भी नहीं होगा ना, यहाँ तो हो जाएगा। तो वो सोसाइटी में वो जितना भी कहते हैं ना लेफ़्ट ओवर, वो सारा यहाँ पे आता है। अब उनको पता भी नहीं है, उनको इसका एम्बिशंस का नहीं पता, उनके ये गोल्स में नहीं है। वो बस आ गए हैं और हाँ बस कर रहे हैं, हाँ हो जाएगा ये और वो समझ नहीं पा रहे। जितनी एक अच्छी क्वालिफ़िकेशन, जितना अच्छा इसका फ्यूचर है, उतना अच्छा आपको जिसका आउटकम मिलना है उसकी इनपुट भी आपके थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। तो लिटरली मैं सिर्फ आपको इस सेशन में यही कहूँगा कि भाई पढ़ना सीखो, बंदे के पुत्र बन के, ना कि 12-12 घंटे पढ़ के। आप इस दफ़ा मान के रोज़ का रोज़ पढ़ के तो देखें, फरवरी के महीने में आप सुकून में रहेंगे। फरवरी के महीने में सिलेबस कवर नहीं कर रहे होंगे आप लोग, आप फरवरी के महीने में जस्ट रिवाइज़ कर रहे होंगे। आखिरी महीना रिवीजन का होता है, हमारी अवाम का आखिरी महीना लेक्चर कंप्लीट करने का होता है। यकम फरवरी का चाँद नज़र आएगा तो जी हमारे 50 पेंडिंग लेक्चर होंगे। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। आखिरी महीने में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, आप रिवाइज कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवीजन? एक चैप्टर आपने पूरा किया हुआ था, उसके 5 पॉइंट से 5 पॉइंट रिवाइज किए हैं, कोई रैंडम क्वेश्चन पकड़ा कर लिया, दिस इज़ कॉल्ड रिवीजन। हम तो ज़िंदगी में उस स्टेज पे कभी पहुंच ही नहीं पाते कि जहाँ पे रिवीजन होती है। हमारा ये सिलेबस ख़त्म, कल पेपर। ये वही है कि आपका सीए होना, कल तो जालने आ जाने। ये लिटरली वही सीन होना है। ये आपका सीए ख़त्म, 7 दजाल सामने। हाल तो यही है, आपका सिलेबस खत्म होता है, कल पेपर होता है आपका। जल्दी कर लो। अभी ये अपने पास रखिएगा। मैं बताता हूँ कि ये पेपर अभी कुछ लोगों को लगेगा बड़ा फेमिलियर सा, अभी हम देखे आए हैं। इसमें से कितने नंबर आए हैं? 40 आए होंगे, 45 आए होंगे। ये पेपर में से 50 नंबर सिक्योर करना सबसे आसान चीज़ थी। सिर्फ 3 सवाल आपके 50 नंबर के थे, अगर आपने किए होते आपके आ जाने थे। अब बात कर रहे हैं हम कि चूँकि अभी आप लोगों में से कुछ लोगों की पहली अटैम्प्ट है जिन्होंने कभी पेपर दिया ही नहीं कैफ का, ऐसे ही है, पीएससी से पढ़ के आए हैं, और कुछ लोगों की ये दूसरी तीसरी अटैम्प्ट है। तो जिनकी पहली अटैम्प्ट है, आपने इनकी गलतियों से सीखना है। एक जो होता है ना, आपके कहते हैं अक्लमंद इंसान, वो होता है जो दूसरों से सीखता है, उनकी गलतियों से, ना कि खुद वो गलतियां रिपीट करे और फिर सीखे। ये वो टाइम नहीं कि मैंने खुद एक्सपीरियंस लेना है। आपने लेना है एक्सपीरियंस तो अच्छी चीज़ों का लें, ना कि फेलियर का लें। तो ये आपके लिए जो बैठे हैं दाएँ बाएँ लोग, ये आपके लिए मुकाम इबरत है। इनसे आपने क्या करनी है? इबरत हासिल करनी है कि अगर आपने ये एक्टिविटीज़ की, आप भी इनमें फॉल किए होंगे। और ये पेपर वो जालिम है जो पहली अटैम्प्ट है या तीसरी अटैम्प्ट है, दूसरी में जान लगवाएगा आपकी ये, और सेकंड अटैम्प्ट में आपको पहली से ज़्यादा एफर्ट चाहिए। क्यों? आपको सारा कुछ वो भूलना पड़ेगा जो पिछले पढ़ के आए हैं। आपको सारे वो रेट्स रिवाइज करने हैं जो आपको रटे मारे हुए थे, वो सारे कंसेप्ट चेंज करने हैं जो आपके माइंड में पता नहीं कैसे बैठ गए थे। क्यों? रूल्स तो चेंज हो गए। जैसे सेल्स टैक्स में पढ़ते हैं जी एडवांस का ट्रीटमेंट नहीं होता, अब ट्रीटमेंट है एडवांस का।
तो हर चीज़ क्या करनी पड़ेगी, आपको डबल करनी पड़ेगी। तो आपको पहले अनलर्न करना पड़ेगा, फिर आपको लर्न करना पड़ेगा, फिर जाके आपसे होगा। आप लोगों की मौजें हैं जो पहले टाइम वाले हैं कि आपने सीखना ही क्या है, बिल्कुल नया सीखना है। तो दिस इज़ द रीज़न के टेक्स्ट का पेपर जो रिपीटर्स का है वो फेल होता है। अब देखिए पढ़ने की बात करते हैं तो ऑन एवरेज आप सारे 3 पेपर दे रहे हैं, जिसमें से एक न्यूमेरिकल होगा, एक थ्योरेटिकल होगा। देखिए अगर आप बात करें किसी भी थ्योरेटिकल पेपर की, तो थ्योरेटिकल पेपर की एक क्लास कितने घंटे की होती है? क्लास बताएं, क्लास टाइम बताएं, मैक्सिमम बताएं क्लास टाइम। और यहाँ पे हम लेते हैं सेल्फ स्टडी। कह दिए सर उनको, मेरा पानी फिर नहीं पड़ा हो यार, कसम वाली बात है, मर जाऊंगा मैं कहते यहाँ पे। पानी दे दो यार। कितने की होती है क्लासेस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की? अभी आप सारे लॉ ही पढ़ रहे होंगे मोस्टली, 1.25 घंटा। चले हम 1 घंटा 15 मिनट कर लेते हैं क्लास थ्योरेटिकल, 1 घंटा 15 मिनट की, ठीक है। हम बात करते हैं टेक्स्ट की। ये भी क्लास कितनी है? 1 घंटा 15 मिनट की है। एक आपका न्यूमेरिकल होगा। मैं न्यूमेरिकल की ऑन एवरेज क्लास लगा रहा हूँ 1.5 घंटे की। 3 सब्जेक्ट हैं आपके, इसकी टोटल क्लास ड्यूरेशन कितनी बनती है एक दिन में? बताएं ज़रा, कितने घंटे? 4। चले हम इसकी स्लॉट ना 4 से 4.5 घंटे कर देते हैं। डन हो गया। एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। क्लासेस के लिए कितने घंटे चाहिए आपको? 4 से 4.5। और आप मेरे ख्याल से सारे ही फुल टाइम स्टूडेंट हैं, ठीक है। कोई क्रीम का ड्राइवर तो नहीं है मेरे सामने बैठा हुआ, बिकॉज वो बेचारा जो होगा वो फिजिकल नहीं होगा, वो ऑनलाइन ही बैठ के पढ़ रहा होगा। और ये डी ग्रेड नहीं कर रहा, बड़े मेहनती होते हैं जो खुद जॉब करते हैं, पढ़ रहे होते हैं। मेरा एक दोस्त था क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ऑफ नाउ, उस मस्कत में होता है। तो वो बरकत मार्केट में एज अ वेटर की जॉब करता था। कॉलेज के बाद 5-6 बजे आता था, 12-1 बजे आता था। ये है आपका खान बाबा, इसके यहाँ पे जॉब करता था वेटर के तौर के ऊपर, और लगा रहा सुकून से। कोई फैमिली सपोर्ट, कोई बैकग्राउंड कुछ भी नहीं थी, बहुत ही पुअर क्लास से बिलोंग करता था। अल्लाह ने देखिए उसको क्या सिला दी है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मस्कत बैठा हुआ है, अच्छे पैसे कमा रहा है। वो बंदा जो 3-4 हज़ार रुपये की नौकरी करता था वेटर की, और स्कूल कॉलेजेस के पैसे इसके पास नहीं थे, और उसको देखा अल्लाह ने क्या दिया। तो ये बड़ी अल्लाह ताला जो है ना इंसान की एफर्ट्स को हमेशा जो है फ्रूटफुल रखता है। अच्छा जी, क्लासेस आपकी ये हो गई हैं। अब सेल्फ स्टडी कितना चाहिए रोज़ का? थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को ना मेरे ख्याल से 60 मिनट से ज़्यादा आप पढ़ ही नहीं सकते, खुद पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि रट्टे का मतलब तो है ही नहीं, रट्टा तो इसमें होता ही नहीं है। पता नहीं किसने कैसे रट्टा मारना है, वर्ड टू वर्ड लिखना है। मुझे आज तक समझ नहीं है भाई, पेपर पास करने का दिमाग ख़राब हो गया हुआ है, किसी थ्योरेटिकल पेपर में कोई रट्टा मैंने मारा हो और पेपर मेरा पास हुआ। रट्टा तो होता ही नहीं है। अब ये पेपर देखे हैं बीलो का, कौन सा रट्टा मार के आए थे? जिनका पास हुआ है, जिनका फेल, उनको पता फेल क्यों हुआ है, बट क्रैमिंग तो है नहीं। आपकी अगर क्लास 1 घंटा 15 मिनट की है तो यकीन माने जो क्लास में काम किया है वही आपको रोज़ चाहिए उतना ही पढ़ना, और ये मैक्सिमम है इसका। तो मैं कहता हूँ ये है, आप इसमें मैक्सिमम जिस न्यूमेरिकल होंगे वो 1.5 घंटा डाल दें प्रैक्टिस करने के लिए, क्लास वर्क को रिवाइज करने के लिए, और आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को भी लिख लें। अगर क्लास में आपने 2 सवाल किए हैं, आपको 2 ही होमवर्क भी मिले होंगे, वो भी 1.5 घंटे में आपके हो जाते हैं। तो सेल्फ स्टडी के लिए भी आपको तकरीबन 4.5 घंटे ही चाहिए मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट के लिए। और ये कीपिंग इन द माइंड के एक स्लो लर्नर बच्चा है, मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों की बात नहीं कर रहा जो बहुत तेज़ पावर होती है। तो आपको एक दिन में तकरीबन 9 घंटे चाहिए मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट को विद क्लासेस लेके चलने के लिए और मैनेज करने के लिए। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, एज ऑफ टुडे अब टिल 28 फरवरी, क्या आप लोगों के पास दिन में 9 घंटे नहीं है? जस्ट अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, क्या आपके पास नहीं है 9 घंटे? लेकिन नहीं होते हमारे पास। प्रॉब्लम ये है बट नहीं है। क्यों? ये हमें ये 9 घंटे प्लस 5 घंटे डाल के आखिरी महीने में पढ़ा जाएगा अभी, लेकिन 9 घंटे निकालते हुए वो मौत पड़ेगी जो हमें मौत आने में मौत नहीं पड़ती। यह सबसे बड़ा फैक्ट है।
वो जो जब आपको मौत आनी है, वो जो असल मौत पढ़नी है वो भी आसान होती है, लेकिन रोज़ का रोज़ पढ़ना एक वो मौत है जो आपसे बर्दाश्त नहीं होती। ये जिस दिन कर गए ना, आपका पेपर पास है। अभी वो जिस बच्चे की बात कर रहा हूँ, इकरा नाम है स्टूडेंट का, आप उसका हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, उसकी प्रॉपर उसने रूटीन बताई हुई है। कहती है मेरे ख्याल से मैं दिन में मैक्सिमम 4 घंटे घटा के पढ़ती थी, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी 6 घंटे ही पढ़ा होगा 3 सब्जेक्ट को लेके। मेरी प्रॉपर सोशल लाइफ है, मैंने एंजॉय की है, शादियों पे हर जगह पे गई हूँ, कोई बॉयकॉट किसी चीज़ का नहीं हुआ था, मैंने अपनी प्रॉपर लाइफ भी एंजॉय किया, स्टडी भी एंजॉय किया, पेपर भी मेरे पास हुए हैं। पता नहीं कौन कहता सीए में आके हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। मैं मेरे इसका मुँह देखा, मैं कहा सही कह रही है, क्योंकि मेरे ही पास हुए हैं। क्यों? द थिंग ओनली जो उसको कामयाब करके गई है वो उसकी कंसिस्टेंसी है, कि वो रोज़ का रोज़ पढ़ती थी, ना कि अपना काम जो है पाइल अप कर रही है और देखा जाएगा। उसने ये नहीं कहा जी जो होगा देखा जाएगा, उसके माइंड में ये नहीं थी, बिकॉज जो होना होता है ना वो उसे देखा नहीं जाता, ये फैक्ट है। एंड द थिंग वाज दैट कि उसकी रूटीन कि संडे वाज माय रेस्ट डे, मैं कभी भी संडे को नहीं पढ़ती थी। अगर मेरी क्लास हफ्ते में 5 दिन हुई है, मैंने 5 दिन पढ़ना, दैट्स इट, मैंने 6 डे पे नहीं जाना। अगर क्लास 6 दिन वीक हुई है, मैंने 6 डे ही पढ़ना है, मैंने संडे को नहीं पढ़ना। क्यों? संडे इज़ माई डे, मैं अपना माइंड रिलैक्स करूँगी, जो काम है वो करूँगी, जो एंजॉय करना है वो करूँगी, मेरी लाइफ वो भी सॉर्टेड है, ये भी लाइफ सॉर्टेड है। ठीक है, कभी मैंने टेस्ट नहीं छोड़ा, और लिटरेरी से टेस्ट नहीं छोड़ा कभी भी। पहली अटैम्प्ट जो पेपर पकड़ा फर्स्ट टाइम में उसने पास की है, 3 अटैम्प्ट में इंटर की है। अब एक वो बच्ची अगर कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास भी दिन में 24 घंटे हैं, उसके पास भी 24 घंटे से, आप भी यही पेपर पढ़ रहे हैं, वो भी यही पेपर पढ़ के गई है, आपके पास भी यही रिसोर्सेज हैं, उसके पास भी यही रिसोर्सेज है। वो उसने क्यों उन रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज किया और आप क्यों नहीं कर सकते? ये सिर्फ आपके अपने आप का हाथ में है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये सब्जेक्ट की मैं गारंटी विद वारंटी लेने को तैयार हूँ टैक्स की। आप आई के आप हॉल में जाएंगे ना, आपको कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं लगेगा जो मैंने ना करवाया हो। मैं आपको एट द एंड आखिरी महीने वो भी बता दूँ कि पेपर में सफ़ा क्या आने वाला है, वो आ जाएगा आपका, और बताएं। लेकिन उस वक़्त अगर आप तैयार करने बैठेंगे फिर कुछ नहीं होगा। आखिरी वक़्त के तो हाथ पाँव मार रहे हैं। एक पंजाबी की कहावत है, वो मेरे जहन से निकल गई है, वेले दियां नमाज़ां ते वेले दियां टक्करां, किस तरह की नमाज़ें हैं ना, कोई कहावत है कि अगर आपकी नमाज का टाइम निकल गया तो क्या फिर उसका क्या सवाब मिलना आपको, जो एक बाजमात नमाज का मिलता है। तो वही चीज़, वही कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा, अगले नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने हैं, बस कंसिस्टेंट हो जो। 3 पेपर हो, यकीन माने जब आप मार्च में पेपर दे के आएंगे, अप्रैल एंड पे आपका रिज़ल्ट आएगा, जब लिखा होगा ना 3 पेपर परमानेंट क्रेडिट, 4 लिखा होगा परमानेंट क्रेडिट, ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है। आपकी सोच है, कैफ़ में पहली अटैम्प्ट में अगर आपके पेपर पास हो जाए ना, तो यकीन माने आप कैफ़ में फंसते नहीं हैं। ये सबसे बड़ा फैक्ट है, जिसके कैफ़ में पहली अटैम्प्ट में पेपर पास हो जाए वो नहीं फंसता, और जिसके फंस गए ना पेपर, उसको भी सिर्फ एक चाहिए, ब्रेक थ्रू चाहिए। उसके पेपर पास हो जाए तो वो भी रुकता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ना साइकोलॉजिकल आपका स्टिग्मा बन जाता है कि आपको एक चाहिए सक्सेस। बाबर को सिर्फ एक सो चाहिए, उसका जिस दिन 100 हो गया ना, जिस दिन 100 हो गया, उसने वो मारना पकड़ के रिकॉर्ड्स का, आपकी सोच है। अभी क्यों, अभी परफॉर्मेंस देने आया था, लेकिन क्या किया उनके साथ, ऑस्ट्रेलियन साथ, उनका 150 नहीं होने दिया हमने। लेकिन उसको भी एक सोच चाहिए। कोहली तकरीबन 3.5 साल तक हुआ जलील, 2 पे डक पे 2 डक 17, 2 डक 17 पे आउट होता रहा 3 साल तक। एक कम बैक किया उसने हमारे खिलाफ जलील इंसान ने, हारिस रऊफ को 2 छक्के मार दिए थे, आज तक नहीं भूले। देखिए उसने कम बैक हुआ, उसके बाद वर्ल्ड कप जिता गया इंडिया को T20। तो आप इनकी, अगर आप इनको फॉलो करते हैं, आप इनको एनालाइज करते हैं, एक इनको चाहिए होता है ब्रेक थ्रू। 22 में अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप मैसी एक ब्रेक थ्रू था, ले गए हैं, कहाँ ले गए हैं, बैपे को उन्होंने रख के जलील किया फाइनल में, उसने अपनी पूरी परफॉर्मेंस दी थी, स्टिल इसको उड़ा कर रख दिया था उन्होंने। तो अगर आप इनको फॉलो करें, क्रिकेटर्स को, फुटबॉलर्स को, इनकी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन आपको एक ब्रेक थ्रू चाहिए जो आपकी लाइफ निकालता है। जिनकी कैफ की पहली अटैम्प्ट है ना, आप समझें आपके लिए वही है। लिटरली बताऊं,
आपकी कैफ की पहली अटैम्प्ट है, आप पीआरसी क्वालिफाई करके आए होते हैं, तो लिखते हैं पीआरसी स्टेटस पास्ट 33.3% से ये डन, एक पाव से ये हम बन गए हुए लिटरली। मैं तो उस दिन हैरान हो गया, इनका पीआरसी का रिजल्ट आया तो एक वगैरह पोस्ट लगी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह पीआरसी क्वालिफाइड, ओनली 2 लेवल लेफ्ट। मुझे उसका दुख नहीं हुआ था कि पीआरसी क्वालिफाइड, जब लिखा ना ओनली 2 लेवल लेफ्ट, मैं कहा यार इधर लोगों की मौतें हो गई हैं, अगलों से ये पेपर पास नहीं हुए। उसने चेक करे कितना कैजुअल लिया, सर बस 2 रह गए, यूं गया और यूं आया। वो बच्चा बेचारा अभी कैफ में जलील हो रहा है, उसको मैंने कहा तूने वो जो पोस्ट की थी ना आज से 1 साल पहले, तूने वो लेके डूब गई है, ओनली 2 लेवल लेफ्ट, चेक करें। उसका ये था 5 पीआरसी में निकालने हैं, ये 4 दूंगा, ये 4 दूंगा, निकल लूंगा। उसने 4 पेपर दिए, एक पेपर में 17 नंबर आए, एक में 13 आए, एक में 12 थे और एक में 30 थे। मैं कहा सुकून है तेरे, सबके बुला के 100 नहीं बनता, और तू लिखा हुआ था ओनली 2 पेपर लेफ्ट। तो ये चीज़ें अब उसको फिर ना, उसका तकरीबन 1 साल हो गया उसका कैफे कोई पेपर पास नहीं हुआ। अब मैंने कहा यार तुम 4 पेपर दे क्यों रहे हो? नहीं मैंने जल्दी करना है। मैं कहा फिर 4 दे, तेरे फिर फेल होंगे, फिर 4 दे, फिर फेल हो गए, अल्टीमेटली क्या करेगा? तो इंसान का बच्चा बन 2 पेपर दे। कहता फिर, मैं कहा तेरे 2 पास हो गए ना, फिर 4 दे दें, 2 तो निकाल लो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहली अटैम्प्ट में पेपर का पास होना। आपको एक मॉरल बूस्ट मिलता है, आपके माइंड में डर नहीं होता सीए को लेके, क्योंकि आपकी पहली अटैम्प्ट में पेपर पास हो गया, आपको पता है यार पेपर आपको पास करने आ गए, आप निकल जाते हैं। और जो अनफॉर्चुनेटली जिनके पेपर फेल हो गए हैं, अब उनके माइंड में डर बैठ गया हुआ है। अब आप लोग जिनकी सेकंड अटैम्प्ट है या थर्ड अटैम्प्ट है, आपके जहन में मल्टीपल फैक्टर चल रहे हैं। पहला फैक्टर यार फिर से फेल हो जाएगा। आप इस वक्त अगले 3 महीने सिर्फ एक चीज़ से लड़ेंगे, क्या? यार ये पेपर तो मुझे आता था, लास्ट टाइम मैंने ये भी किया था, मैंने ये भी किया था, मुझे ये भी आता था, इस दफ़ा फेल तो नहीं हो जाएगा। अब आप उस नेगेटिव थॉट के साथ प्रॉपर लड़ते रहेंगे। मुश्किल है, ये लिटरली मुश्किल चीज़ होती है, उस फेलियर को भुलाना और उसके साथ फिर एफर्ट करना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जिनकी फर्स्ट अटैम्प्ट है, आप लोगों ने इसमें वो एफर्ट करनी है जो हक है, और वो यही है। मैं आपको स्टिल कह रहा हूँ, मैं आपको 3 सब्जेक्ट का कह सकता हूँ कितना पढ़ना है, 4.5 से 5 घंटे, लेकिन पढ़ना रोज़ का। हफ्ते में अगर क्लासेस 6 दिन है, 6 दिन पढ़ो, संडे को यार जो दुनिया में करना है करो, कपड़े धोने हैं कपड़े धो, बर्तन धोने हैं बर्तन धो, सफाइयाँ करनी है सफाइयाँ करो, कर लो। संडे को कुछ नहीं होता। तुम लोगों ने पंचर लगाने हैं, रेडियाँ लगानी है, जाके शॉपिंग करनी है जुम्मे के बाद मस्जिद के बाहर, करो, कोई मसला नहीं है, टेंशन ही कोई नहीं है। अगर सीजन तुम्हारे आ रहे हैं लंडे के रेडियाँ लगाने वाले, कोई टेंशन नहीं है, टाइम इनफ होगा, बट इसके लिए टाइम सॉर्ट करके जाओ। दिस 4 आवर्स और 5 आवर्स शैल बी योर प्रायोरिटी, यह आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये पहले करो, बाकी काम बाद में। देखें अभी आप मेजॉरिटी टाइम बचा टाइम किस पे वेस्ट करते हैं? रील्स के ऊपर। रील्स के नशा ऐसा होता है यार, बस 10 मिनट के लिए 11 बजे बैठते हैं, 3 बज गए, ओह 10 मिनट हुए, होता है कि नहीं होता? ये फैक्ट है बहुत बड़ा। भाई देख लो, वो रील उधर ही रहनी है, कहीं नहीं जानी। ये तो पढ़ो, ये पढ़ के अगर देखोगे मज़ा भी आएगा, टेंशन नहीं है। अच्छा रील्स देखते देखते ना यार टॉपिक रह गई, अब क्या करूं, टेंशन भी लेनी है और रील्स भी देखी जानी, स्वाइप 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 स्वाइप। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंटली मैटर करती हैं। आपकी इस वक्त एज ऑफ नाउ प्रायोरिटी क्या है, जस्ट इसको प्रायोरिटाइज करें। मेरे ख्याल से आप में से हर बच्चा 4 घंटे तो निकाल सकता है, एक दिन में, ज़्यादा नहीं है, लिटरली ज़्यादा नहीं है। 4 घंटे रोज़ के निकाल लो, ये बेहतर है एज़ कम्पेयर टू फरवरी में जाके 12 घंटे निकालो। और फेब है भी 28 दिनों का, वो भी गया, 29, 30, 31 वो भी गया आपका इस दफ़ा। तो 3 दिन तो वहाँ से शॉर्ट हो गए पेपरों में, तो क्या करेंगे? 1 फरवरी को आपके पेंडिंग लेक्चर्स नहीं होने चाहिए। 1 फरवरी को आप एंटर हों रिवीजन वाली स्टेज में। फरवरी में आप सिलेबस को रिवाइज करें, आप 2 से 3 पेपर खुद सॉल्व करें बैठ के, फिर पेपर में जाएं। आपका पेपर फेल हो तो भाई मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन कैमरा, तो रिकॉर्ड पर रहेगी, अब अपलोड ना करी मैं ऑन कैमरा कहता हूँ कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा अगर आप फेल हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि मैं आपकी फ़ी यहाँ पे जो है ये भी रिफ़ंड कर दूँगा, आपके फी भी मैं पे कर दूँगा। और बताएं,
फेल तो होकर दिखाएं, अनलेस के ये हाँ पैसे लेते हैं सर से, फेल होके आते हैं। और बताएं, पेपर जाके एम्प्टी छोड़ है, सफाई निस्फ़ ईमान है, पेपर खाली, और कराया कि जी अब्बा सफाई निस्फ़ ईमान थी, निकाह भी निस्फ़ ईमान है, वो खाली छोड़ आए, निकाह कराए, मेरा ईमान पूरा हो जाएगा। तो ये काम नहीं करने, पेपर करके आए। पेपर आपका फेल कभी भी नहीं हो सकता। आपको सिर्फ चाहिए कंसिस्टेंसी, रोज़ का काम रोज़। और ये भी 4 घंटे इकट्ठे नहीं पढ़ने बैठते। ये भी दूसरी बड़ी गलती है कि 4 घंटे हमने इकट्ठे पढ़ने बैठ के ना, 1 घंटे बाद दिमाग ख़राब हो जाना आपका, कुछ है नहीं। इसको अपने डे को डिवाइड कर लें। जैसे सुबह आप होते हैं हाई एफिशिएंसी जोन में, जब फ्रेश होते हैं, पता नहीं होते भी कि नहीं होते। जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, हाँ टाइम पे रील्स ना देख के सोए हो, तो जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं उससे पहले अगर नमाज़ पढ़ के उठे हैं, फजर का जोन सबसे होता है आपका हाई एफिशिएंसी जोन का। आप उस वक्त पढ़ लें स्टडी का सब्जेक्ट कोई, उस वक्त कोई चीज़ याद करेंगे, भूलने वाली आपको नहीं है। इसको आप कोई न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, इसको दोपहर के दरमियान कर लें, दोपहर टाइम मिलता है। इसको ले जाएं आप रात में, अकाउंटिंग सुकून से बेड पे लेट के आराम से हो जाती है। मैं लिटरली जब अकाउंटिंग करता था, हैंड पे लगा के बोहेमिया होता था, प्ले लिस्ट के ऊपर लगी हुआ है और लगी जा रही है, कभी भी सवाल गलत नहीं हुआ मेरा आज तक। CMA का टेस्ट था, चैलेंज हुआ कि मैं सबको फेल करूँगा, मैं करके दिखाऊँ। टॉपिक था CVP का, सवाल था पैरेंट लिमिटेड का, वो सवाल था मैक का। मैं लगा रहा स्कूल से, मैं टेस्ट क्लासरूम में बैठ के हैंड फ्री लगाई हुई है, कर रहा हूँ, हो गया, टॉप कर गया, पैसे मिले। तो अकाउंटिंग इज़ द सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिस चाहिए कंसेप्ट के बाद। उसमें आप अगर थके भी हुए हैं तो आप बैठ के सुकून से अपनी कंफर्ट में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपकी डे की डिवीजन कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि अगर आप 3 जोन्स में वगैरह बैठे हुए ना, फिर यकीन माने आपको ये 4 घंटे का पता भी नहीं लगना कब आपने पूरे कर लिए। ना आप बर्डनाइज फील करेंगे और आपके 4 घंटे इतने अच्छे मैनेज हो रहे होंगे, आपका पेपर पास हो जाएगा और आप बिल्कुल अपनी लाइफ को एंजॉय करके जाएंगे। और इसके साथ क्लासेस 6 दिन की हैं, 6 डेज इन अ वीक पढ़ें। संडे को जो किताब खोलेगा वो दोज़ख में जाएगा। जहन्नमी। संडे को आप अपने लिए कर लें किताब इजाद काफर दी, मुसलमान वास्ते हराम, पढ़ने वाले मुनकर। संडे को किताब ही नहीं खोलनी है आपने। क्यों? बिकॉज भाई 6 दिन पढ़ के आए हो, नाउ 1 डे बिलोंग्स टू यू। आप रिलैक्स करें, आपका पेपर नहीं फेल होगा। मैं आपको रिटर्न श्योरिटी देने के लिए तैयार हूँ। मैं टेक्स्ट की नहीं, बाकी सब्जेक्ट की भी बात करने तैयार हूँ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आपके लेक्चर्स पेंडिंग है, आपके रिवाइज नहीं कर रहे, टेस्ट में प्रिपेयर नहीं हो रहे ना, तो यकीन माने स्प्रिंग 25 किया, ऑटम 25 किया, साथ साथ ही खड़ी हुई हैं। और ये फैक्ट है। चलें, बीइंग अ मुसलमान हम सबका एक चीज़ पे तो ईमान है, वो है कि अल्लाह ताला जो हैं उनके यहाँ इंसाफ होता है। ये हम सबका ईमान है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर सकता है। बताएं ज़रा। फिर मुझे एक बात बताएं ज़रा सोच समझ के। आई कैप का हॉल है, 2 बच्चे बैठे हुए हैं, एक आगे एक पीछे। एक वो बच्चा है जिसने प्रॉपरली एफर्ट्स की, 3-4 माह पढ़ा, उसने अपना सिलेबस पूरा तैयार किया था, वाकई जो एफर्ट करने का हक था उसने पढ़ा, पेंडिंग लेक्चर नहीं है, टाइम पे सिलेबस ख़त्म किया, टेस्ट दिए, प्रॉपर प्रैक्टिस करके गया हुआ था, उसका टॉपिक चैप्टर पूरा तैयार था। एक वो बच्चा आगे बैठा हुआ है, एक बच्चा बैठा उसके पीछे, उसका सिलेबस आता नहीं था उसको, उसने 2 चैप्टर छोड़े हुए थे, उसने सिलेक्टिव स्टडी की हुई थी। दोनों पेपर करने बैठे हुए हैं, दोनों पेपर करके निकलेंगे, दोनों कहेंगे या अल्लाह पाक पेपर पास करवा दे। किसकी दुआ कबूल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे? बताएं। जिसने एफर्ट की है। तो भाई दुआ कबूल होती है बकदरे एफर्ट। हम लोग मांगते हैं मौजज़े, साफ सीधी बात है। ये अभी आप लोग करके आए हैं, मैं कोई आप लोगों से अनहोनी बात नहीं कर रहा, ये आप लोग करके आए हैं, इनके पेपर फेल हुए हैं, और जिनके फर्स्ट है वो करेंगे ये बैठ के कि या अल्लाह इस दफ़ा पास कर दे, अगले दफ़ा आग लगा दूंगा। वो पता नहीं किसको आग लगानी है आपने, अपने आप को भी नहीं लगती है आग, अपने अंदर लगाओ आग। यू शुड बी लाइक कि आपको आई कैप ने फेल किया है तो ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। आप कहीं आई कैप को यार हम आ रहे हैं वापस, वो फिर अच्छा जी बने देवदास बने होते हैं, पी के टुन हो गए, जामे शीरी या चाय, वो आप पे स्पार्क ही नहीं आता, एफर्ट ही नहीं कर रहे होते। नहीं, मेरी सिंपल सी बात है कि ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, बच्चे से पूछता हूँ आता है फेल हो के, यार मुझे बताओ मुसलमान जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, ईमान है जी, अल्लाह पे ईमान है जी, बड़ा अच्छा ईमान है, मैं बड़ी नमाज़ें पढ़ता हूँ, दबा कर नमाज़ें पढ़ता हूँ, और आखिरी दिन महीने में तो मैं 6 नमाज़ें पढ़ता हूँ। हाँ तो हजरत पढ़ रहे होते, पता नहीं किसके लिए पढ़ रहे होते हैं, बट पढ़ते तो मैं।
तो वो लगे होते हैं। मैं कहता हूँ ओके, मुझे एक बात बताओ, ये 2 बंदे गए हैं, 2 बंदों ने इस तरह से दुआ की है, किसकी दुआ कबूल होने के चांसेस ज़्यादा हैं? खुद कहता है सर जिसने एफ़र्ट किए हैं। मैंने कहा आप दुआ में एफ़र्ट्स का सिला मांग रहे हो कि मौज़ा मांग रहे हो? सर हम तो मौज़ा ही मांग रहे होते हैं, बिकॉज हमें पेपर आता ही 80 मार्क्स का था, हम 80 में से 50 की उम्मीद लेके बैठे हुए हैं, वो 100 से 50 की उम्मीद लेके बैठा हुआ, उसके कबूल भी हो जाएगी। तो इसका कहने का ये नहीं है कि अल्लाह दुआ कबूल नहीं करते हैं। मैंने अपना FY2 का पेपर 65 मार्क्स का किया था, मैं कभी भी आपको ला कर दिखा दूंगा अपना ICAP का वो पेपर, लिखा हुआ है 65 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था, फेल हूँ मैं, मेरा पेपर पास हो गया। मुझे नहीं पता क्यों हुआ, ऑडिट पूरा करके आया था, 48 आए थे, मुझे समझने मेरे साथ क्यों हुआ है, मुझे लिटरली आज तक समझे मेरा क्यों उड़ाया था उसने। मेरे घर में पड़ा है, मुझे मेरी माँ जलील करती है इस चीज़ के ऊपर, नालायक इंसान, हमारे खाना का नाम काट दिया। मैंने कहा माँ ये भूल गए पेपर पास कितने किए हैं, एक पेपर फेल हुआ है, शुक्र है उन्होंने आग नहीं किया मुझे ख़ानदान से कि हम अपने बेटे को आग कर रहे हैं ऑडिट फेल होने के चक्करों में। वो भूल गए कि पास कितने किए हैं। कहती बचपन से लेके आज तक तुझे मैंने पढ़ाया पाला, तूने टॉप किया हर जगह, ये हम किसको मुँह दिखाएंगे तेरा ऑडिट फेल हो गया। अच्छा मुझे इतना फील होना नहीं था, उनकी बातें मुझे डबल फील करा रही थी, शायद सपोर्ट भी नहीं कर रहे। तो मुझे आज तक मेरे घर में मेरा क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है ऑडिट का, मैंने वो R2 का संभाल कर रखा हुआ था कि मैं कभी सोचूंगा कि यार कैसे पास हो गया था मैं R2 बाकायदा फेल करने के बाद, मतलब पेपर देने के बाद प्री बैच में पढ़ रहा था और मैंने फ़ी पे कर दी, मेरी पहले इंस्टॉलमेंट पे होगी, वो मैंने फीस मारी हुई है अब तक वापस नहीं की। समझ गए होंगे कौन होगा, यार नाम नहीं लेते होते फीस मारी हुई उन्होंने मेरी। तो वो प्रॉब्लम इज़ डैट कि मैं प्री बैच में बैठ के पढ़ रहा था, मेरा IAS 16 आधा हो चुका हुआ था, रिजल्ट आया मेरा R2 पास। मैं कहा ये क्या बदतमीज़ी है, और वो R2 में सो हमें करवा भी 16 रहे थे कि ताकि बच्चे रिजल्ट आएगा बच्चे आके बैठ देंगे यार। वो मैंने कहा ये क्या बदतमीज़ी है, तो पास हो गया। और जो फेल हुआ था उस पर मैंने कभी यकीन नहीं करता। क्यों? बिकॉज मैं तो उस वक्त ये ख्वाब देख के बैठा हुआ था कि मेरा ऑडिट गोल्ड मेडल आएगा, क्योंकि मेरा पेपर मेरे एंड से बड़ा अच्छा हुआ था, बड़ा अच्छा हुआ था। मैं तो अपने दोस्तों को पढ़ाता, ऑडिट पढ़ाता था बैठ के, अपने दोस्तों के असाइनमेंट्स चेक करता था ये, और मैं बहुत अच्छा लिखता था ऑडिट में। ड्राफ्टिंग मेरी अच्छी थी, ड्राफ्टिंग मेरी वाकई बड़ी अच्छी थी। मुझे यकीन नहीं आया कि भाई ये क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि वो पेपर मैं करके आया हूँ 100 का, एक में वो। फिर जाके ना मुझे हुआ लेटर रियलाइज से, मेरा आखिरी अटैम्प्ट एक ही पेपर, 6 माह एक ही माह पेपर पढ़ना है मैंने ऑडिट का, ना दिल करे पढ़ने का। फिर मैं पढ़ने बैठा तो जब मैं अपना रजिस्टर खोल के पढ़ रहा था ना, मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि एक चैप्टर था फ्रॉड वाला, मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी, वो मैंने देखा मुझे आता भी नहीं था वो। मैं कहा यार क्या फजूल था। नहीं, एक चैप्टर था IT कंट्रोल्स वाला, वो मेरा वीक था, मैंने उसका कोई पास्ट पेपर सॉल्व नहीं किया रिटर्न। ये 2 चैप्टर ऐसे थे जिसके मैंने रिटर्न पास्ट पेपर सॉल्व भी नहीं किए थे, मैंने ज़बानी याद किए हुए थे। मुझे लग गई समझ, वो उस पेपर में आई गेस 24 मार्क्स से आए हुए थे ये। मैं उड़ा यहाँ से हूँ मैं फिर, लेकिन स्टिल हुआ एहसास। तो वही मैं जिसकी दवाएं मांग रहा था वो पास नहीं हुआ, जो यकीन था वो फेल हो गया। तो मुझे एट दैट टाइम हुआ रियलाइज़। लेकिन ये सवाल आप लोगों से यही है कि आप खुद कहते हैं कि जो एफर्ट करेगा उसकी दवा कबूल होगी, तो भाई ये फैक्ट है, दुनिया आखिरत दोनों बकदर एफर्ट है, दोनों बकदर एफर्ट है। आप सारे मुसलमान हो, पैदा होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, घर में पैदा होते हैं, विदाउट एनी एफर्ट से मुसलमान का लेबल लग गया, अजान मिल गई है, मुझे हो गई है, क्यों? अब हम पे क्या हो गई है, वाजिब होगी जन्नत। ऐसा ही होता है? नहीं, पैदा होने के बाद मरने तक आपको पता है मरने के बाद क्या चाहिए आपको? जन्नत, नॉट जन्नत मिर्ज़ा, इसलिए बड़ा मुझे देख रहा है गौर से, जन्नत। उसके लिए आपको प्रॉपर एफर्ट नहीं करनी। आपको क्या नहीं बताया इस्लाम ने, बताएं ज़रा। आपको जी अगर आपको जन्नत चाहिए, नेक अमाल करने हैं, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, गीबत नहीं करनी, नमाज़ें कायम करनी है, रोज़े रखने हैं, अगर साहिब इस्तिताअत हो तो अपना माल पाक करना है, हज ये करना है। फिर उसके बाद जाके भी इंसान को डाउट होता है मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे जो सेकंड खलीफा थे हज़रत उमर, वो अपने जब वो डेथ बेड पे थे, वो उस वक्त कह रहे थे कि अगर मुझे जन्नत ना मिले तो मैं हलाक हो जाऊँगा, ये वो। तो यहाँ तक एलिमेंट है, लेकिन पूरी एक लाइफ है। अगर आपको एट द एंड जन्नत चाहिए, ये करना है, ये नहीं करना, फिर आपका हिसाब होगा। तो बीइंग अ मुसलमान, कलमा पढ़ के बैठे हैं, हम तो समझते हैं कि जन्नत हमारा कॉपीराइट हो गया, बट स्टिल उसको लेने के लिए प्रॉपर आपको 50-60 साल यहाँ पे एफर्ट करनी है, फिर जाके कोई हिसाब किताब होना, फिर मिलनी है। तो वहाँ पे भी ये चीज़ है, आपके रिलीजन में भी ये चीज़ है। तो वाई नॉट ऑन योर दिस लाइफ,
यहाँ पे भी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। आप एफर्ट करें, अल्लाह ताला कभी भी आपकी एफर्ट को रायगा नहीं जाने देगा। ये मेरा ईमान है और ये मुसबिंगा मुसलमान हम सब का ईमान होना भी चाहिए कि आपकी एफर्ट्स कभी भी वेस्ट नहीं होती, कभी भी वेस्ट नहीं होती। लेकिन सवाल यह कि आपने एफर्ट पूरी की है। सवाल सिर्फ ये है, अभी जो बच्चे फेल होके आए हैं, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल होगा कि आप लोगों ने एफर्ट पूरी की थी? अब एफर्ट पूरी का मतलब है पूरा सिलेबस तैयार था, कोई चीज़ छोड़ी नहीं हुई थी, टेस्ट सारे दिए हुए थे, अनसीन क्वेश्चंस किए हुए थे, रिविजन्स की हुई थी। इफ़ द आंसर इज़ येस, ओके आओ बात करते हैं। इफ़ द आंसर इज़ नो, देन यू नो क्या फेल क्यों हुए, किस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, क्यों फेल हुए। फिर एक सही मुस्लिम का चैप्टर है, सही मुस्लिम का चैप्टर है, बाब है तकदीर का, चैप्टर तकदीर का सही मुस्लिम का, उसकी आखिरी हदीस है, सही हदीस है। कभी उसका मफहूम पढ़िएगा, कभी टाइम मिले ना उसका मफहूम और उसकी इंटरप्रिटेशन पढ़िएगा जाके। हमें यह भी पता है कि बींगा मुसलमान कुरान पाक के बाद जो सबसे ऑथेंटिक चीज़ें जो हमारे बेसिक फ्रेमवर्क में है वो अहदीस हैं। वो जो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिए वसल्लम ने वो सही है, उस पर हमारा ईमान है। उस पर जो उनका चैप्टर है तकदीर वाला, क्योंकि हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, पेपर फेल हो गया, नसीब में लिखा यही था, हम किस पर डाल देते हैं, नसीब पे डाल देते हैं, हम डालते तकदीर पे। वहाँ पे भी इस चीज़ के बारे में बयान किया गया कि आप कोई चीज़ सोलली तकदीर के ऊपर नहीं छोड़ सकते। इस चीज़ का फैसला करना कि वो चीज़ आपके नसीब में है या नहीं, तकदीर में है या नहीं, उससे कुछ पैरामीटर्स हैं। क्या? नंबर 1, क्या आपने अपना 100% दिया था। 100% मीन्स 100% कि आपने अपनी पूरी ड्यू एफर्ट की हो। आप देखें, अभी ये बच्चे मिलेंगे, अभी मैं आपसे ये पेपर डिस्कस करूंगा, आप कहेंगे सर ये सवाल था टेक्स्ट का, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से 7 नंबर का तो हमें आता ही नहीं था वेल स्टेटमेंट का। अभी आप सारे मानेंगे, अब सारे मानेंगे ये हमें नहीं आता था, इसमें तुक्का मार के आए हैं। आप सारे मानेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पता नहीं उसने क्या कराया है। आप सारे मानेंगे कि 5 में से हाँ ये एडजस्टमेंट मैंने छोड़ी हुई थी लॉसेस वाली। आप सारे मानेंगे कि ये 8 का जो पार्ट ए है ये हमें नहीं आता था। ये जो फेल हुआ ना बच्चा वो मानता जी ये मेरे सवाल जो वीक थे। तो इसका मतलब मैं अगर टेक्स्ट की बात करूं तो क्या आपने अपना एट दैट टाइम 100% दिया था? आपका आंसर होगा नो। अब वही कहता है, आपका मजहब कहता है कि तकदीर के ऊपर आप उस वक्त रिलाई करेंगे या तब कहेंगे नसीब में लिखी यही हुई थी कि जब आपने अपना 100% दिया, आपकी हर चेकलिस्ट के आगे टिक मार्क्स लगा हुआ था, फिर आपने प्रॉपर जो दुआ है वो भी की, अल्लाह से मदद की। अगर स्टिल वो आपको चीज़ नहीं मिलती, फिर आप समझें कि यार ठीक है ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये मेरे लिए बेहतर नहीं है, ये नसीब में नहीं लिखी हुई। वो भाई वो तो तीसरा एलिमेंट है ना, हम तीसरे को पहले पहले आते हैं और हमारी एफर्ट ही पूरी नहीं होती। ये है। आप में से मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, जो फेल हुए हैं क्या आपने उस पेपर में अपना 100% दिया था? कोई मुझे अभी तक, जब का रिजल्ट आया है, आज तकरीबन 11 हो गई है, सेल भी लगी है 11 की, अभी तक कोई एक बच्चा नहीं मिला जो मुझे कहे कि जी मैंने अपना 100% दिया था। मैं क्वेश्चन पेपर सामने मंगवा लेता हूँ, वो जिस सब्जेक्ट का कहता है, मैं सवाल पे हाथ रखता हूँ, ये आपको आता था? नहीं, ये मुझे नहीं आता था। तो भाई तुमने कौन सा अपना दिया 100%? नहीं कहता नहीं चलिए कि ये मुझे नहीं आता था, तो 90 तो मैंने किया है ना, तो भाई 90 का लगाए 50% तुम्हारे आ गया 45 नंबर, तो खुश रहो फिर। साफ सीधी बात है। तो आपको एक चीज़ समझनी है, ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको अपना बेस्ट देना है। अपना बेस्ट दे के तो देखें, इंसान बड़ी क्या कहते हैं तोप चीज़ है, बड़ी पावरफुल चीज़ है। इंसान में इतना क्या कहते हैं गट्स हैं, अल्लाह ने उसको इतनी हिम्मत दी है कि वो हर चीज़ कर सकता है। आप पहाड़ काट लेते हैं, वो हवा में उड़ लेते हैं, अल्लाह ने बड़ी हैवी विल पावर दी है इंसान को। आप अपनी विल पावर को इस्तेमाल ही नहीं करते। वो हमारे अबाओ अजदाद 17 साल की उम्र में इधर आके फतह के सिंध, और हमारे लोग रील्स बना रहे होते हैं बैठ के, चेक करो। तो ये चीज़ें अपने आप को थोड़ा सा ना चेंज करें, थोड़ी सी अपनी डिटर्मिनेशन जो है वो डेवलप करें, एक अपने अंदर चीज़ को लेके आएँ, वो है सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ का मतलब होता है भाई मैं कर सकता हूँ। मुझे एक बात बताएं कि अगर आपके 3 पेपर देने हैं, 2 पेपर देने हैं, आप क्यों पास नहीं कर सकते? इज देयर एनी रीज़न कि एज ऑफ नाउ आपने 2 पेपर पिक किए हैं, आप क्यों नहीं पास कर सकते? कोई रीज़न है? आपने 4 पेपर देने हैं, इज देयर एनी रीज़न राइट नाउ कि आप 4 पेपर पास नहीं होंगे?
हमारे 3 पेपर हैं, तुम क्यों नहीं पास कर सकते? कोई रीज़न है तुम्हारे पास? आपके पास रीज़न एज ऑफ टुडे है ही नहीं कि आप, मेरा सवाल है कि आप क्यों नहीं कर सकते, आपके पास जवाब ही नहीं है। इट मीन्स आप कर सकते हैं। तो करने के लिए थोड़ा सा अपने अंदर चेंज ले आए। यकीन माने एक अटैम्प्ट पेपर पास कर जाओगे ना, जिनकी पहली है वो और जिनके पेपर रुके हुए हैं वो, आपका ब्रेक थ्रू निकल जाएगा, आपके पेपर निकल जाएंगे। और ये ऑन एवरेज 2 सालों में हो जाता है कैफ। अब अगर आप थोड़ा सा कंसिस्टेंट होके चलते हैं, रेगुलर होके चलते हैं, हमारी लाइफ में ना डिस्टॉर्शन, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा आ गई हैं। सबसे बड़ी ये है, मेरा नहीं, मेरा तो अच्छे वाला है, आपकी बात कर रहा हूँ, अभी तो खैर अच्छे वाला ही है। तो ये बहुत बड़ी डिस्टॉर्शन है। नोटिफिकेशन, लेकिन मेरा DND ऑन होगा, मैं कभी नोटिफिकेशन डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। मुझे पता है कि यार ये चीज़ प्रायोरिटाइजेशन पे है, इससे पहले करना है, तो ये अपने अंदर लेके मेक दिस योर प्रायोरिटी। ये आप अपनी लाइफ में आज ले आए कि आपको रोज़ का पढ़ना है। और मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि एक साथ बैठ के पढ़ना है, जोन्स में डिवाइड करें। मेरे पास आइएगा नवंबर एंड में, मुझे बताइएगा अगर आप इसको वाकई ही रिलीजियसली फॉलो करते हैं, कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आप खुद कहेंगे यार सर पेपर पास हो जाएगा। इंसान के अंदर से आवाज़ आती है। तो एज ऑफ नाउ इतना मैं मोटिवेट कर सकता था जितना मैंने कर दी है। आपको इस चीज़ का यकीन दिला रहा हूँ, आप 3 पेपर देने जा रहे हो, आप 4 पेपर दे रहे हो, आप 2 पेपर दे रहे हो, यू कैन डू दिस। और आपको ये बिलीव करना पड़ेगा, यू कैन डू दिस। मेरा वो दोस्त जिसकी भी मैंने आपको बात बताई थी, जो वेटर था, और उसको ना हर बंदा कहता था कि यार तेरा ये नहीं हो सकता, टाइम वेस्ट कर रहा है, ये और वो। आया AFC थी, उस अकेले की इंग्लिश फेल हो गई, पूरी क्लास की पास। अब वो बड़ा परेशान, उसकी इंग्लिश में लगी 3 अटैम्प्टें। अब उसको फिर सब ने कहा यार तू क्या कर रहा है। वो बिलोंग करता है अलीपुर से, साउथ पंजाब से, कि वहाँ पे एक अच्छे स्कूल्स भी नहीं थे और ये और वो एक सफ़र करता है बच्चा, आया सफ़र कर रहा है ये और वो। हम भी उसको कहते यार छोड़ दे यार, ना कर ये और वो। और ना उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस थी। यहाँ पे आके एक बहुत ही ना जीवन हाना में एक बहुत ही बुरा सा कमरा लिया हुआ था, जहाँ पे ज़्यादा जाना पंखा ये और वो, एक आप इमेजिन नहीं कर सकते वो जिस स्ट्रगल में था। उसको हर बंदे का छोड़ दे, वो किसी की नहीं सुनता था। वो चुप करके आता था, ना किसी को बताता था कि कितने पेपर दे रहा है, किसी को नहीं पता। जैसे ही उसका पेपर हुआ ना पास, इंग्लिश का क्लियर हुआ, यकीन माने उसका कैफ 9 सब्जेक्ट थे हमारे, 2.5 साल में करके वो गया। चुप करके लगा रहा, किसी को नहीं बताता था। उसको ना कहने वाले बड़े थे, वो तेरे से नहीं होगा, तेरी इंग्लिश पास नहीं, तेरा BLO कहाँ से पास होगा, तेरी इंग्लिश पास नहीं, तेरा BMBS कहाँ से पास होगा, तुझे तो ऑर्डर लिखा नहीं है। इवन टीचर्स तक उसको क्लास में खड़े होकर डिग्रेड करते थे। वो यार छाड़ दे, जगह BA कर, कोई ये कर ले, वो हंसता था बस। और आगे से कभी उसने जवाब नहीं दिया। एक स्माइल होती थी उसकी, और बड़ी ना वो डेडली स्माइल थी, सिर्फ स्माइल करता था और कुछ नहीं आगे से बोलता था। चुप करता था, बेइज्जती कराई है, चला गया। हमें नहीं मिलता था, हमें सिर्फ मिलता था कॉलेज में, उसके बाद हमें वो नज़र नहीं आता था। कभी रब्ता किया यार मैं अभी नौकरी पे हूँ, बाद में नौकरी, वो उसने कभी इस चीज़ में शर्म भी नहीं खाई कि वो क्या काम कर रहे हैं। 3.5 साल भाईजान करके आर्टिकल्स में गए, अच्छी फर्म से आर्टिकल्स किए हैं, जहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि भाई रेफरेंस चाहिए हमें, वहाँ भी गया विदाउट रेफरेंस। आर्टिकल्स किए हैं, ड्यूरिंग आर्टिकल्स उसने 4 पेपर पास किए थे। आर्टिकल्स के बाद उसने क्वालिफाई किए, यूँ बाहर बैठा हुआ जाके। उसके CFAP नहीं अड़ा, वो CFAP उसने यूँ निकाला आके। और वो बंदा इज़ द लिविंग एग्जाम्पल के आपको कोई कहे ना कि आप नहीं कर सकते, और आप डिटर्मिन्ड हैं, आप कर सकते हैं। तो आप सबके पास एज ऑफ नाउ उससे ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे इन टर्म्स ऑफ स्टडी। यू कैन अफोर्ड रजिस्टर्स, यू कैन अफोर्ड कैलकुलेटर, यू कैन अफोर्ड लेक्चर्स, यू हैव अ टाइम। आप देखें ना, एक बंदा 6 से 12 जॉब कर रहा है, उसके बाद उसके पास टाइम है पढ़ने के लिए। कितना टाइम होता होगा उसके पास? 3 घंटे, 4 घंटे। स्टिल ही मैनेज टू क्लियर हिज सब्जेक्ट। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप उससे बहुत अच्छी पोजीशन में। अपने इस गोल्डन टाइम को यूटिलाइज करना है आपने। जो माजी में हो गया, भाड़ में जाए। वो एक होता है लर्निंग का प्रोसेस, इंसान सीखता है, सीख लिया। अब उसको सोच के रिग्रेट्स करने हैं, यार पेपर फेल हो गया, यार पेपर पास नहीं हो रहा, कि मूव ऑन करना है, आगे चलो।
लाइफ ऑलवेज गोज ऑन। किसको याद करेंगे पीछे बैठ के? वो अटैम्प्ट लग गई है, पेपर फेल हो गया, फैक्टर्स आपको पता थे, आपने वाकई नहीं पढ़ा था, टाइम वेस्ट किया, जिस दोस्त साथ आपने खाया बर्गर वो दोस्त आपका स्नेक निकला, हो गया। अब आगे चलो, अब वो गलतियां नहीं करनी है आपने। अगर स्टिल आप वो गलतियां करोगे फिर आपने कोई चीज़ें सीखी, फिर आप स्प्रिंग 25, ऑटम 25, स्प्रिंग 26 में भी अड़े रहेंगे यहाँ पे। अल्टीमेटली कहेंगे आई क्या पास नहीं करता, आई क्या कहते हैं पास करता हूँ। आप लोग पास करें तो सही पेपर, आपकी पास करने वाली करतूतें नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लेके आना, अपने आप को चेंज कर लें, अपना पढ़ने का तरीका चेंज कर लें, आप फेल कभी भी नहीं हो सकते। मैं आपको एज ऑफ नाउ ऑन कैमरा मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, आपका पेपर फेल नहीं होगा। तो जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। पढ़ना इज़ आसान थिंग। अगर टेक्स्ट के पेपर की बात करूँ ना, तो टेक्स्ट का पेपर पास करना लिटरली ज़्यादा आसान है। देखें, टेक्स्ट का पेपर ना ये 3 ग्रेड्स में डिवाइड है, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। ये आपके सामने ना अभी रिसेंट पेपर आया है जो ऑटम 24 का है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आई कैप ने ग्रेड दिया हुआ है ना, आई कैप इसको बहुत ही रिलीजियसली क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, वो इसमें से बाहर नहीं जाता। अभी जो ग्रेड ए है इसमें 3 चैप्टर हैं और ये इसमें से 2 चैप्टर तो वो हैं जो आप पीआरसी में पढ़ के आ चुके हुए हैं, आप आईटीबी में पढ़ के आ चुके होते हैं, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ के आ चुके हुए हैं, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ के आए होंगे, टाइप्स ऑफ टैक्सेस पढ़ के आए होंगे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ के आए होंगे, यूजेस ऑफ टैक्स के टैक्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, सारा पढ़ के आ चुके हुए हैं। चैप्टर तो है ही ये। और इवन अगर आप अभी पेपर पकड़ें, ज़रा निकालें क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी, आप पीआरसी करके आए होंगे और आपने कभी टैक्स की किताब को हाथ नहीं लगाया होगा, आखिरी पेज पे होगा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी। आप ये क्वेश्चन अभी कर सकते हैं। तो ये आई कैप का पहला ग्रेड है। इसमें से उसके जो एवरेज मार्क्स पूछता है ना, वो 8 नंबर का सवाल पूछता है। इवन अगर मैं ऑटम 24 को बेंचमार्क बनाऊं तो ऑटम 24 में क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट है, कितने मार्क्स का आया हुआ है, 8 नंबर। और ये फॉर श्योर बताऊं, हर अटेम्प्ट में आखिरी सवाल यहाँ से आता है और इतने मार्क्स का ही आता है। हर अटेम्प्ट में आखिरी सवाल यहाँ से ही आता है, इतने ही मार्क्स का आता है। और एक और बात बताऊं, सबसे बड़ा फैक्ट, बच्चे इसी को छोड़ते हैं। ये हर 10 में से 9 बच्चों का ये एरिया छोटा होता है, पढ़ते ही नहीं है। ख़ास तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स करके नहीं जाते। और जब उनको पता है कि इसमें से 8 नंबर का पेपर आना ही आना है, तो 3 चैप्टर के याद नहीं हो सकते। फिर हमारे सिलेबस का सेकंड बड़ा एरिया है सेल्स टैक्स का। इसमें से ऑन एवरेज जो पेपर आएगा आपको 29 मार्क्स का आएगा। कितने का आएगा, 29 मार्क्स का। कितने का आएगा, 29 मार्क्स का। ये ऑन एवरेज है, जब हम आगे आएंगे डिस्कस करेंगे। ज़रा आप इस पेपर पे आए, इसका क्वेश्चन नंबर 6 आपका सेल्स टैक्स का है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी आपका सेल्स टैक्स है। ये तकरीबन आपका आया हुआ है 5 और 4 9, और ये आई गेस 19 मार्क्स का है कि 20 मार्क्स का है, 20। तो 29 मार्क्स आपके आए हुए हैं इस एरिया में से। डन हो गया। फिर ज़रा आप आए, आपका एक क्वेश्चन नंबर होगा पेपर में 5, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3। ये दोनों कितने मार्क्स के हैं, वो 19 के और वो देखिए कितने का, 3 11 13। ये इनकम टैक्स में से एक चैप्टर है जिसका नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसमें से ऑन एवरेज पिछली 8 अटेम्प्टों को निकाल के देखूं तो पेपर में तकरीबन वो 20 से 25 मार्क्स पूछता है। आप एवरेज लगा लें, वो पेपर में 20 नंबर तो पूछेगा ही पूछेगा। जैसे 5वां न्यूमेरिकल जो है वो 20 नंबर का है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, ये आपके पूरे सिलेबस का एरिया है, जो हार्डली एक चैप्टर बिजनेस का, एक सेल्स टैक्स और ये एक बेसिक्स वाले चैप्टर। इस अटेम्प्ट में कितने मार्क्स के आए हैं, 29 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 11, कितने बनते हैं ज़रा बताएं, कितने, ज़रा करें 29 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 19 कितने बने,
कैलकुलेटर कहाँ पे आप लोगों के? अल्लाह के बंदो, फिर कहता है कि हमें फेल करता है। कितने बने? मोर देन 67। मुझे एग्जैक्ट बताएं ना, कितने बने? 67। आप खुद देख लें, ये सिर्फ 3 एरियाज़ हैं जिसमें से आई कैप ने 67 मार्क्स का पेपर पूछा। चले, इस अटैम्प्ट में मैंने कहा बहुत जज्बाती हो गया, बट मैं आपको लेटर ऑन जाके विद एनालिसिस साबित करूंगा। हर अटैम्प्ट में आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस, आपका सेल्स टैक्स और आपका ये जो ग्रेड ए है, इन तीनों को मिला के अराउंड मिनिमम 15 मार्क्स का पेपर आता है मिनिमम। स्प्रिंग 22 से एनालिसिस ले आऊँगा, कल ही शो कर दूंगा आपको कि ये वो 3 एरियाज़ हैं जिसमें से कम 55 नंबर एग्जामिनर ने पूछने ही पूछने हैं। और मैं आपको बताता हूँ फैक्ट, अगर मैं एग्जामिनर कमेंट्स रीड करूँ ना अभी, ये वही 3 एरिया हैं जिसमें से बच्चा बेयरली पास होता है। बच्चों को सेल टैक्स ही नहीं आता, बच्चे ग्रेड ए को नहीं करके जाते, बच्चों को बिजनेस नहीं आता। तो भाई तुमने टैक्स में पढ़ा क्या? सर हमें सैलरी बड़ी अच्छी आती है, भाड़ में जाओ, 7 नंबर की आई है सिर्फ। सर हमें प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी आती है, भाड़ में जाओ, 4 नंबर की आई है। सर हमें कैपिटल गेन बड़ा अच्छा आता है, वाजिबुल फांसी हो। क्यों भाई? अगर तुम्हें बिजनेस नहीं आता, अगर आपको सेल्स टैक्स नहीं आता, अगर आपको ये चैप्टर नहीं आते, आपका पेपर पास नहीं होता। अब मैं आपको देखिए, आज हमारा ओरिएंटेशन है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि इसमें से आप स्प्रिंग 25 में जाएंगे, स्प्रिंग 25 में भी आपको मिनिमम 55 नंबर आने ही आने हैं। मैं आपको आज ही गेस दे रहा हूं। तो क्या इस 55 में से हमें एटलीस्ट 40 नहीं सिक्योर करने चाहिए? बताएं। मेरे ख्याल से 55 में से 50 आने चाहिए, बट ये एक दीवाने का ख्वाब है। बट एक प्रैक्टिकल तो है अप्रोच कि 55 में से 40 आप लोग निकाल सकते हो। लेकिन होता क्या, इस 55 में से 20 नहीं आते बच्चों के। ये है इस पेपर के फेल होने की सबसे बड़ी रीज़न कि इस पेपर का एक क्रक्स एरिया है, वो सबका वीक है। चैप्टर 1 2 3 करते नहीं है, वो बिल्कुल एट द एंड पे छोड़ के जाते हैं। कर लेंगे, हो जाएगा, फिर सारी कर लूँ, ये छोड़ दूँ, ये कर लूँ, वो छोड़ दूँ। मुझे ना आते हैं वॉइस मैसेज पेपर से एक दिन पहले, अच्छा एक इस पेपर में आया, अच्छा मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, और मैंने ये नहीं किया, पेपर पास हो जाएगा? मैंने कहा नहीं। कहता तो आप कितने रूड हैं, आप डीमोटिवेट कर रहे हैं। फिर मैंने कहा तुझे मैं बताता हूँ बेटा, तुझे ये भी नहीं आता, तुझे ये भी नहीं आता, तुझे ये भी नहीं आता। अब ये सवाल जो है, ये टॉपिक पिछले 4 अटेम्प्टों से इतने मार्क्स का आया है, इस दफ़ा तो क्या करेगा? नहीं, इस दफ़ा नहीं आएगा। मैंने कहा तुझे किसने बताया? मैं कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट भी कितने नंबर का आया हुआ है? जब देखें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट भी, सो मैं कहा था 7 नंबर का आया, पेपर दे के आया। सर आपका पोस्ट में कब स्टार्ट होगा? मैंने कहा तो तुझे मैंने कहा था करके जा, क्यों मुश्किल था? अब आप कहें जी हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, तो फिर मैं मान लूँगा। टाइम की शॉर्टेज भी नहीं है, सब कुछ है। तो पेपर हमने पास करना है, और ये जब 3 एरियाज़ आएंगे, हम इन 3 एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट करने वाले हैं। मैं आपका सिलेबस का स्टार्ट ही करूँगा सेल्स टैक्स से, चेंजेस भी इसमें आई हैं, हम इसका स्टार्ट भी करेंगे सेल्स टैक्स पे, और हम ये मंडे से करेंगे, नॉट दिस मंडे, फ्रॉम कमिंग मंडे 18 से हम अपना सेल्स टैक्स स्टार्ट करेंगे। इस वीक पे सिर्फ मैंने आपसे ना 2-3 काम करवाने हैं। हम लोगों ने ना बहुत पढ़ा होता है कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या होती हैं, ये टैक्सेस जो चैप्टर 1 है हमारा बेसिक्स वाला, हम सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। और ज़रा मैंने आपसे लिखवाना है, मैं आपसे लिखवाऊंगा कि आप लोग लिखते कैसे हैं। आपने 3 घंटे पढ़ा है, आपने 6 माह पढ़ा है, आप 2 साल से पढ़ रहे हैं, आई क्या पास नहीं कर रहा? क्यों? आपको माइट भी कंसेप्ट सारे आते हो, आई कैप आपको किससे जज करेगा? आई कैप को आपका नाम नहीं पता, आई कैप को ये नहीं पता कि भाई आप कब से पढ़ रहे हो, आई कैप को कुछ नहीं पता आपके बारे में, आपका आइडेंटिटी हिडन है एग्जामिनर के सामने। वो आपको किससे जज करेगा? आपके 3 घंटे 15 मिनट की परफॉर्मेंस से। हमने 3 घंटे 15 मिनट पे ज़्यादा फोकस करना है इस दफ़ा।
तो मैंने इस वीक पे सिर्फ आपको एक चैप्टर करना है बेसिक्स वाला, कि टैक्स किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या होती हैं, वो जो आप पीआरसी वगैरह में पढ़ के आए होते हैं। और मैंने आपको फिर 3 दिन में चैप्टर लिखवाना है ज़बानी। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आप लिखता कैसे हैं, आपको लिखना आता भी है कि नहीं आता, आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग कैसे है। एज ऑफ नाउ मैं प्री बैच में जब सवाल लिखवा रहा हूँ ना, मैं बच्चों को सिर्फ कहना, आप लोग, आप अगर मैं एग्जामिनर हूँ, आप ये सवाल करेंगे, मैं कोई मार्क्स नहीं दूंगा। आज एक बच्चे 3 सवाल किए हैं, 13 मार्क्स के लेके आया है, 0 मार्क्स दिए इसको मैंने। और मैंने जब उससे ज़बानी सुना है, उसने बिल्कुल ठीक सुनाया मुझे। वो बच्चा जो ज़बानी मुझे एक एक सवाल बिल्कुल ठीक बता के बैठा है, उस बच्चे को जो दिमाग में एक चीज़ थी उसको लिखनी नहीं आई। और ये सबसे बड़ा आप लोगों का एक बैरियर है कि आपके दिमाग के कंसेप्ट जो हैं वो पेपर पे नहीं लिखते। तो भाई सिलेबस तो ये है हमारा। सिलेबस हमारा आप कह सकते हैं, वाइंडिंग अप डेट की अगर बात करूं तो वो है इंशाल्लाह हमारी पड़ी हुई है मेरे पास, सत्ताईस जनवरी 27 जनवरी का आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। कोई संडे ऑन नहीं है, कोई संडे ऑन नहीं है आपका, सैटरडे सारे ऑन है एक्सेप्ट दिस वन। ठीक है, हम 27 को आपका सिलेबस वाइंड अप प्रॉपरली कर देंगे, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे सेल्स टैक्स से। मैं आपको डे 1 पे बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो वीक एरिया है वो कौन सा है, सेल्स टैक्स, जिसमें से 29 नंबर आने हैं। मैंने आप लोगों को, मुझे हो ना वो जो पुराने ज़माने में होता था कि सुई गैस के पाइप पकड़ के पढ़ाते थे, ठा ठा ठा, लिटरली मैं वो करूं कि मुझे इस 29 में से ना 29 चाहिए, इस एरिया में से एटलीस्ट 25 नंबर आने चाहिए, और हम लेके आएंगे। क्यों मुश्किल है, हम नहीं मुश्किल है। मैं आपको इसमें से कुछ एडिशनल सीफैप के सवाल भी करवाऊंगा इस दफ़ा, अनसीन जो होते हैं। हम स्टार्ट इससे करेंगे, फिर हम किसके ऊपर आएंगे, इनकम टैक्स के ऊपर आएंगे, और सिलेबस हमारा टाइम पे ख़त्म होगा। तो पढ़ना कैसे है इस, अब मैं आगे आऊँ जी। देखें कि ये हमारा इसके एग्जामिनर कमेंट्स हैं, ये देखें ना, ये भी आते हैं कि ये आई कैप के ना इसके ट्रेंड्स चल रहे हैं, 31%, 38%, 35%। देखिए जब का आया, ये देखे जालम 43 पर ले गया था, फिर 35 और अल्हम्दुलिल्लाह 33, इंशाल्लाह ये 31 भी होने वाला है। ये इसका बेंचमार्क तोड़ेगा, और इसका भी एक और बात बताऊँ, स्प्रिंग 22 31, स्प्रिंग 23 29 और स्प्रिंग 24 35। स्प्रिंग का रिजल्ट गंदा ही आता है। आपकी अटेम्प्ट कौन सी है, समझ आके इशारा ही काफ़ी है। अब ये गंदा पता क्यों आता है, सिलेबस चेंज है। और स्प्रिंग की अटैम्प्ट में पता है मेजोरिटी बच्चा फेल कौन होता है, रिपीटर, उससे पता नहीं चेंजेस क्या आई हुई हैं। जिसने यहाँ पढ़ा है ना, जिसने यहाँ पढ़ा है उसको तो पता है सिलेबस यहाँ का चेंज है, लेकिन जिसने स्प्रिंग 23 में पढ़ा था, ऑटम 23 में पढ़ा था, ऑटम 23 में और स्प्रिंग 24 में डिफरेंस था, उड़ा है। जिसने ऑटम 22 में पढ़ा है, ऑटम 22 का सिलेबस चेंज था, स्प्रिंग 23 का चेंज था, उड़ा है बच्चा। तो स्प्रिंग में एक फेलियर का एलिमेंट ये है, जब आप फेल होके आते हैं तो आपका क्या सवाल होता है, मैं पूछना चाहता हूँ मुझे क्यों निकाला। तो भाई उसको जवाब मिल गया कि भाई गलती हुई थी, निकाल दिया, नशे में थे हम सारे, पंगा करना था, हो गया। ये नशे में नहीं होता, ये प्रॉपर बताता है कि भाई ये तुम्हारी करतूतें थी इसलिए तुम्हें निकाला। जैसे अगर मैं देखूँ, जो कि हमारी अटेम्प्ट स्प्रिंग है ना, मैं स्प्रिंग पे बात करता हूँ। स्प्रिंग 23 29% रिजल्ट है ओवरऑल, 8 क्वेश्चन आए हैं। अब इसमें देखिए, सबसे बड़ी बच्चों की जुल्म चेक करें कि 8वां क्वेश्चन अभी जो आपके सामने लिखा हुआ है वो यही है, इन 3 चैप्टर में से आ रहा है, बेसिक्स में से 8 नंबर का सवाल है। ओनली 24% स्टूडेंट्स वर एबल टू सिक्योर पासिंग मार्क्स, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और उससे डायरेक्ट ही पूछा हुआ है। ये हाल है, क्यों बच्चे छोड़ जाते हैं। फिर सेल्स टैक्स बेड़े गर्क, ये देख रहे हैं, ये 19 नहीं, ये 9 है, ये देख रहे हैं, ये बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह से, इनकम ऑफ बिजनेस। ये देख रहे हैं सैलरी, तो वो खुद बता रहा है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन हुई है ऑटम से। ऑटम का रीजन है मेनली ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस इन क्वेश्चन 2, 4, 5। अच्छा 8 से काउंट नहीं किया, सार्कास्टिक हो रहा है एग्जामिनर। It has been observed that examinees were unable to apply their theoretical knowledge to practical situation, जो हमने बात की है कि नॉलेज को अप्लाई नहीं कर सकते।
फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 कि उसने कहा था हमें प्लान लॉसेस क्या होते हैं, उन्होंने एडजस्टमेंट कर दी। तो ये उसने एक प्रॉपर आगे जाके क्वेश्चन वाइज एनालिसिस भी दिया होता है। तो मैंने अभी जितनी बातें की हैं वो एग्जामिनर भाई साहब ने बहुत डिटेल में बताई हुई हैं, हर अटैम्प्ट का एनालिसिस दिया है। ये वो अटैम्प्ट है जिसमें 9000 बच्चे फेल हुए थे, 9150 बच्चे या 127 बच्चे हुए थे। इसमें मुबशरा का आया था मेरिट सर्टिफिकेट, शी वॉज माई स्टूडेंट, और ये नई स्कीम की पहली अटैम्प्ट थी और 31% रिजल्ट था। 7 सवाल थे एंड शी गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन दैट एग्जाम। आप लोगों के भी आ सकते हैं अगर तुम पढ़ने वाले हो तो ये कुछ इसने रीज़न बताई हुई हैं फेलियर ऑफ फेलियर। ये हमने नहीं करनी, हमें एग्जामिनर की समझानी चाहिए। ये तो मैं आप लोगों को पर्सनल बताता हूँ ना जब चैप्टर ख़त्म होगा मेरा, कि एग्जामिनर कमेंट्स, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट पढ़नी कैसी है और लिखना कैसे है। मैंने आपको लिखवाना है, साफ सीधी बात है। जितना लिख के देंगे मैंने आपको यहाँ बुला देना है, कैमरा आपका ऑन होना है और सामने रीड करना है विद नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आप लोगों को क्या चाहिए? इक्वालिटी। हर मार्च में आपका एहतजाज होता है हकूक़ के लिए, हम आपको हकूक़ देंगे। और बताएं, नहीं चाहिए हकूक़? चाहिए ना, तो हम आपको इधर बुला के यहाँ पर रख के लाइव चेक करेंगे और जब आपके 0 मार्क्स आएंगे हम शो करेंगे। हम क्या कहते हैं, इक्वल स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर हैं। हम हर एक को हस्बे क्या कहते हैं, तौफीक जलील करेंगे विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो काम तो मैंने करना है। मैं देखिए, पहली बात है मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आज थोड़ा सा लाइट मूड में हूँ, आगे मैं 3 माह आपको लगेगा सड़ा हुआ आता हूँ। मैंने हंसना नहीं है, मैंने फुल रहना सीरियस। मैंने आपको टकागा जलील करना है, जितना आपको डिग्रेड करना है मैं करूँगा। अल्टीमेटली क्या है, इंसान पढ़ता 2 चीज़ों से है, शौक से या खौफ से। शौक हमें है नहीं, खौफ किसी के बाप का नहीं है हमें, तो क्या करें? एक ही चीज़ रह गई है, बेइज्जती। कि इतना करो कि आप अंदर से कहें कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, कि अब हमने क्या करना है, प्रूफ करना है गलत। अल्टीमेटली मैंने आपको इतना यहाँ पे चार्ज रखना है कि आप मुझे बुरा कहें, अच्छा कहें, व्हाटएवर जो भी कहें, लेकिन जब आपका अप्रैल एंड पे टेक्स्ट के आगे पास लिखा होगा ना, तब आपको चल जाएगा पता कि भाई इतनी सख्ती का फ़ायदा क्या होता है। मैं आई एम गोइंग टू बी लिटिल हार्श ऑन यू इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। साफ सीधी बात है, मैंने लिखवाना है, मैंने टेस्ट लेने हैं, मैंने बेइज्जती करनी है। साफ सीधी बात। जिसको नहीं मंजूर, दरवाज़ा ये दिखा सकता दरवाज़ा कैमरे में, तो दिखा दे दरवाज़ा, अच्छे वाला लगाया, पेंट नया करवाया हमने अभी। भाई पेपर पास करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और लिटरली बताऊँ स्लाइटली एफर्ट चाहिए आपकी, स्लाइट एफर्ट्स हैं आपकी। बाकी न्यूमेरिकल पेपर, न्यूमेरिकल की शॉर्टकट्स, न्यूमेरिकल में नंबर सिक्योर करवाना मेरा काम है। मैं आपको न्यूमेरिकल्स की सारी शॉर्टकट चोर रास्ते सिखा के भेजूँगा। 20 में से 15 यूँ आ जाएंगे, 20 में से 13-14 हर बच्चा निकाल देगा। मसला सिर्फ कहाँ पे आता है, थ्योरेटिकल, और मैंने आपसे क्लास में लिखवानी है। खुद नहीं करोगे आप कभी, मुझे पता है, खुद किए होते यहाँ बैठे होते। क्यों भी अहमद कैसे हो, तबीयत ठीक है? बड़ा टाई लगा के आया हुआ है, ज़बान बाहर निकल आई है एक आपके पेपर दे के, एक ही सब्जेक्ट के। तो लिखवाना है मैंने। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को लिखना नहीं आता। मैं आपसे किसी सवाल पूछूँ ना पेपर के बारे में, इस पेपर के बारे में, आप मुझे बड़ा अच्छा जवाब देंगे और वो एक्यूरेट भी होगा, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता। बट उस क्वेश्चन के उस आंसर को आप पेपर पे नहीं लिख पाए थे, तो हमने उसकी एफर्ट करनी है। अब इसके लिए हमें टेस्ट का डे डिसाइड करना पड़ेगा, कौन सा रखना चाहिए। एक कॉमन डे डिसाइड कर लो मेरे साथ, फिर आंधी तूफान जलजला जो मर्जी आए, डे हम चेंज नहीं करेंगे। भाई टेस्ट ना देने फाइन रख ले अफान, मेरी बाइक का पेट्रोल पूरा हो जाएगा नेक्स्ट ओवर का। बताओ, आई गेस फ्राइडे, मंडे के कितने हैं? ओला है जमहूरियत शिप्स हमारे मुल्क में, लेकिन है जमहूरियत हमारे मुल्क में? कौन किसका होता है रूल? जिसके पास पावर है, इस्टेब्लिशमेंट। मैं एक मिनट, वो आपसे इलेक्शन लेते हैं, वो आपसे इलेक्शन डलवाते हैं, वोट डाल के आते हो, पूछते ना भाई इसको वोट दिया, इलेक्ट करा लो, सारा कुछ करते हैं। आप खुश भी होते हो, बिरयानियाँ भी खाते हो, धमाले भी डालते हो, सब कुछ करते हो, नारे मारते हो। होता क्या है? जो ये चाहता है सैटरडे, ठीक है, बेस्ट डे बिफोर वीकेंड, टेस्ट दें, संडे एंजॉय करें, ताकि संडे को आपको पढ़ना ना पड़े, संडे को आपको याद ना करना पड़े। तो एवरी सैटरडे आफ्टर क्लास टेस्ट होगा।
सैटरडे को हमारी क्लास ऑफ नहीं होगी। आपका टेस्ट का टाइम सुबह 10 से लेके शाम 5 तक होगा। वॉक इन आए, अफान आपको अगर कॉलेज में मिल गया तो, क्योंकि अफान साहब जो है ना हमारे भाई, ये आपको कॉलेज में नहीं मिलते, बाकी आपको हर जगह मिलते हैं ये। तो मैं सुबह आता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ आता हूँ, मैं पूरे कॉलेज घूमता हूँ, अफान कहाँ पे, अफान कहाँ पे, अफान कहाँ पे है। फिर सारे जाते हैं ऑफिस भाई अफान कहाँ पे ढूंढने के लिए, फिर हम सारे अफान को ढूंढ के लेके आते हैं। तो सुबह 10 से लेके 5 तक आप वॉक इन आकर टेस्ट दे सकेंगे। सैटरडे इज़ द डे, और रूल यही होगा जितना हमने पढ़ा होगा फ्राइडे तक, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर टेस्ट। चाहे वो कंप्लीट चैप्टर है, चाहे वो एक चैप्टर का हाफ सेक्शन हुआ है, चाहे 2 टॉपिक्स हुए हैं, हम वो टेस्ट लेंगे। तो डेली वीकली टेस्ट है हमारा ईच सैटरडे वॉक इन के ऊपर, ठीक है। तो बुक कौन सी लेनी है, इंशाल्लाह 20 तारीख तक बुक जो है आ जाएगी, अगर अफान साहब मुझे फाइल दे देंगे तो। जी सर। अच्छा, उसको पता नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। तो बुक आ जाएगी, वो बुक हम फॉलो करेंगे। तो मंडे तक इंशाल्लाह ट्राई है कि अगले वीक में बुक आ जाएगी, हम उस बुक को लेके जो है उसको फॉलो करेंगे। कल मैं आपको चैप्टर के हैंडआउट्स दे दूंगा, चैप्टर नंबर 27 जो हमने लेके चलना है, उसके सारे आपको हैंडआउट्स मिल लेंगे, और उस चैप्टर को मैंने आपसे लिखवाना है। जितना होगा आप मुझे लिख के देंगे, आपके लिए बेहतर होगा। इवन आई वुड सजेस्ट यू कि मैं आपको अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ, आपको जो असाइनमेंट मिले हैं, जो होमवर्क मिले, आप उनको लिखें, मुझे लिख के फॉरवर्ड करें, मैं आपको मार्क करके रिस्पॉन्ड करता जाऊँगा कि ये आपकी गलतियाँ, इनको अवॉइड करें। ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं कर रहा मैं आपको सिखाऊंगा टेक्स्ट के लिए, बट आपने फिर इसको अप्लाई अपने बाकी सब्जेक्ट्स पे भी करना है। ऑन बिजनेस लॉ, ऑन FAR1, ऑन CMA करें, आपका पेपर पास होना चाहिए। आई वुड लव टू सी यू इन FAR2। आप CFAB में आए मेरे पास, मुझे मज़ा तो है। ये कैफ में पास नहीं हो रहे, CFAB में पहुँचेंगे कहाँ पे? मुझे वहाँ पे मिलने का ज़्यादा मज़ा आएगा, ना कि बार बार आपको एक क्लास में मिलने का मज़ा आएगा। रूम बेशक ये रखें, बट सब्जेक्ट तो चेंज कर लें। CFAB 5 में आ जाए मेरे पास, यार वहाँ पे ऑडियंस ही नहीं है। क्यों? ये पास होगी तो वहाँ पे आएगी। वहाँ पे एक बच्चा होता है, एक कैमरामैन, एक अकेला बंदा खड़ा होता है, क्योंकि पास ही नहीं होते बच्चे, क्या करें वहाँ पे पहुँचे। तो मुझे अगली दफ़ा ना आप लोग इस सब्जेक्ट में नहीं चाहिए, किसी और सब्जेक्ट पे मिले मुझे। ये सब्जेक्ट हमने इस दफ़ा पास करना है। सो मैंने आपको आज जितना मोटिवेट करना था मैंने कर दिया, जितना मैंने आपको डीमोटिवेट नहीं किया, हालांकि मेरी बहुत नीयत थी कि या क्या कर रहे हो ये और वो। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और द थिंग इज़ दैट कि आपके पास पुरानी बुक नहीं होनी चाहिए। पुरानी बुक को बेच दें, आप उसको देखेंगे भी नहीं पुरानी बुक को, क्योंकि जब जब उसको देखेंगे आपको याद आएगी किताब की, ना कि उसकी, कि आपने ये लिखा था, आपको ये आता था, पेपर पास नहीं हुआ। आपको ना अनवांटेडली वो चीज़ें, आपकी थॉट्स वहाँ पे ले जाएगी कि यार ये तो मुझे आता था, ये चीज़ नहीं। आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। कल से आज मैं देख रहा, सारे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कल से मोबाइल फ़ोन्स को अपने बैग में रखें। 1 घंटे 15 मिनट के लिए, यकीन माने आपको कोई मुँह नहीं लगाता, आपको घर में किसी ने नहीं पूछना होता। आप घर में दें मशवरा तो आपको रूम से बाहर निकाल देते हैं। वो आप जो घर में सजेशन दें उसको उल्टा करते हैं कि अन्य क्या ए नहीं करना उनमें। तो लिटरली 1 घंटा 15 मिनट जो है ना, आपने कल से कैलकुलेटर पर रखना है। डू कैलकुलेशंस ऑन कैलकुलेटर। एक नया रजिस्टर जिस पे सिर्फ टेक्स्ट लिखा हो और इंशाल्लाह लिखा हो कि इस दफ़ा तो हो जाएगा। और नई बुक आपको अगले वीक में हम डिलीवर कर देंगे, आ जाएगी वो। कल इनको चैप्टर 27 के हैंडआउट्स देने हैं हमने क्लास से पहले, और इनसे हमने लिखवाना है। इनसे जो असाइनमेंट्स होंगी आपने वो कलेक्ट करनी है फिजिकली, वो मुझे आपने रोज़ ला के देनी करनी है। हम उनको मार्क करके इनको नेक्स्ट डे दिया करेंगे, ठीक है।